ना रहे, कोई झिझक ना रहे। जब जज्बे से मिलकर खेले जीते पाकिस्तान, तेरी जीत में मैं जीतू, मेरी मैं पाकिस्तान। बोल कलंदर, बोल कलंदर, बोल कलंदर, जीत रहा है, जीत रहा है। अस्सलाम वालेकुम। रेलू कटे में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फराज कासिम। हमारे साथ आज हमारी ए टीम मौजूद है। हसीफ फारूकी बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आ गए और साकिब शाह जो कि पाकिस्तान में मटर गश्तियां करके वापस आ चुके हैं। साकिब भाई ने जो है इतना लंबा हाथ खेला है कि उन्होंने पीएसएल के चक्कर में फैमिली को ही पाकिस्तान छोड़ दिया है। साकिब भाई, वेलकम बैक टू कनाडा। थैंक यू सो मच यार, वाकई बिल्कुल मैंने फैमिली को उधर ही छोड़ दिया ताकि जरा अपनी शोज हमने जो 12 शोज निकालने हैं उसके लिए टाइम मिल सके। चले, कमिटमेंट का सलाम है साकिब भाई। आपकी बस उम्मीद ये है कि भाभी ये चैनल ना देखती हो तो और उम्मीद ये है कि आप ये समझते रहे कि हमारी फैमिली यहीं पे है, वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा जी, चले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि काफी टाइम हमारा ऑफ कैमरा वेस्ट हो चुका है। विल स्टार्ट द शो। साकिब भाई, लाहौर कलंदर वाहिद टीम है जो कि अभी तक टाइटल नहीं जीत सकी, ये सच सबको पता है, तो तकलीफ तो होती होगी। मुझे पता था आप ये स्टार्ट करेंगे, मतलब कि जो हेटर्स है ना, अब इनका कुछ नहीं किया, जब कुछ नहीं मिला ना, अब एक चीज निकाल लिए, वाहिद टीम। अब जिसके पास जाओ ना, वो वाहिद टीम वाला जोक करता है, कौन सी टीम है जिसने नहीं जीता भाई। टाइटल से कुछ नहीं होता, ओवरऑल क्रिकेट देखनी चाहिए। मगर मसले की बात यह है कि वो भी हमारी कोई अच्छी नहीं। तो छह में से जब 5 दफा हम लोग टूर्नामेंट की रेस से बाहर हुए, तो डेफिनेटली हमारी टीम में मसले तो है। मगर इस दफा उम्मीद, हर साल नई उम्मीद, और इस दफा ड्राफ्ट लाहौर ने ये किया कि बड़ा अच्छा ड्राफ्ट किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द ड्राफ्ट और वेरी हैप्पी विद द टीम रोस्टर। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमारी एक दफा फिर, एज लॉन्ग एज जीते ना जीते, क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए। चले जी, इंशाल्लाह। अच्छा, शुरू करते हैं। शुरू से एक बार एक चीज और पहले हसीब से भी एक सवाल था। हसीब, हमारे व्यूअर्स के बहुत सवाल आए हैं इस बारे में, ये मुझे बताएं आपकी आजकल इतनी क्या मसरूफियात हैं, आप कहाँ गायब हैं? यार मैं कहीं गायब नहीं हूँ, मैं यही हूँ, लेकिन बात हुई है कि देखो, अभी ये बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो थोड़ी चेंज होती रहती है। यस, क्रिकेट इज स्टिल अ पैशन, यस, पीएसएल इज स्टिल अ पैशन, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लुक एट ऑल द सर्कमस्टांसेस दैट यू लिव इन। हमें एक शो बनाने में जो सामने आता है, लाइव शो तो चलो इट्स एवरीथिंग इज एक्सटेम्पोर, बट इस तरह के शोज बनाने में हमें आपको 40 या 30 मिनट का शो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे हमें जो है 3 से 4 घंटे लगाने पड़ते हैं जस्ट टू रिसर्च। एनालिसिस, एक हर किसी को देखें कौन सा प्लेयर है क्या नहीं है। तो उस किस्म की कमिटमेंट के लिए यार आप या तो ये हो कि आपका सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं है, ना फैमिली को देखना है, ना बच्चों को देखना है, ना वो उसको देखना है, तो फिर बात समझ आती है इस तरह की डेडिकेशन देना। नहीं है तो फिर देन ऑफ कोर्स यू हैव टू। और फिर यू ऑल सब रहते हैं, हम सब कनाडा में रहते हैं, हम लोग का लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जहाँ पे आपने सब कुछ करना है, और वीकेंड्स इज वन थिंग इज जहाँ पे आपने सोशलाइजिंग भी करनी है, और वहाँ पे आपने अपने जो सारे काम है, चोर्स हैं, वो भी करने हैं, ग्रोसरी भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, और फिर अगर रेलू कट्टे भी करना है तो फिर वो फिर प्रायोरिटी जो है रेलू कट्टे की, फिर वो होते होते वो नीचे से जाती है। Everyone knows। अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा जी, इसलिए बात है कि वो इतना टाइम नहीं दे सकता। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ शो कर रहे हैं, कुछ आप कर रहे हैं, तो यू नीड टू गिव योर 100%। मेरा हमेशा से मानना है, अब जब आप वो नहीं दे सकते, तो फिर इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं आऊं और फिर उल्टी सीधी बात करूं, और फिर वो इट डजंट जो फैक्ट्स वो सब तो भाई ये लाहौर के अंदर का शो है, ये हसीब की पर्सनल लाइफ का शो है। यार वो सब तो ठीक है साकिब भाई, वो खबर तो ये आई थी हसीब तो परिजात की रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए थे। हाँ तो यार, वो आपने बड़ा अच्छा हीरो का किरदार सुना किसी ड्रामे में अदा किया, मैंने देखा नहीं है मगर देखना पड़ेगा। सुना कि आप देखिए, अब परिजात में भी काम करना है, तो अब जाहिर सी बात है ये भी सब कुछ। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे भी कई गरीब लोग हैं जिनके घर चलाने हैं, मुझे जिनके वो कराना है, जिनके रिश्ते कराने, तो जाहिर सी बात है अब कोई हीरोइन भी है उस ड्रामे में या नहीं? एक नहीं है, कई हीरोइन है, लेकिन उस बेचारी की जिंदगी की कहानी ये है कि हाथ को आया मुंह को कुछ ना लगा। अच्छा,
तो अच्छा जी, यार ये तो मेरी साकिब जिंदगी भाई, की ये तो कहानी है। साकिब भाई इसने बात खत्म करते करते फिर लाहौर पे टॉन्ट मार दी, ये गलत बात है। खैर क्या कह रहा है? शुरू कर क्या कहा इसने? हाथ हाथ आया हाथ आया। मुंह यार ये लाहौर कैलेंडर की नहीं है, मेरी जिंदगी की भी यही है, तो चले नहीं तो साकिब भाई मेरा तो कहते शो रहे कि स्टार्ट लाहौर करते हैं। कैलेंडर के बारे में बात करो, तो इसलिए मैंने कहा हाथ को आया मुंह को ना लगे। चलो जी, शुरू करते हैं साकिब भाई, प्लेटिनम कैटेगरी की तरफ चलते हैं। शो का बाकायदा आगाज होगा, 5 मिनट हमने जो है वो कर लिए, गुजार लिए बैकग्राउंड लेने में और हसीब की मसरूफियात जानने में। और साकिब भाई की तो अभी पाकिस्तान ट्रिप की बात ही नहीं की है, उससे भी बात करेंगे। साकिब भाई, प्लेटिनम कैटेगरी क्विकली मूव ऑन। मैं स्क्वाड को लगाता हूँ स्क्रीन पर, ये आ गई हमारी स्क्वाड। और प्लेटिनम कैटेगरी पे साकिब भाई जरा नजरसानी की जाए। बिल्कुल यार, प्लाटिनम कैटेगरी में हमारे 3 प्लेयर्स हैं, शाहीन अफरीदी है, राशिद खान है और फखर जमान है। शाहीन अफरीदी और राशिद खान तो रिटायर थे, फखर जमान को इन्होंने ड्राफ्ट पे चल के दोबारा पिक किया था। तो वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैप्टन कलंदर शाहीन अफरीदी। यार शाहीन अफरीदी इस तरह का प्लेयर है कि उसके ऊपर ज्यादा बात, उसके स्टैट्स वगैरह पे तो हमें ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़े स्टेचर का प्लेयर है। अगर ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैं आप लोगों से ज्यादा ओपिनियन लूंगा, आप दोनों का ओपिनियन जानना चाहूंगा। शाहीन अफरीदी 21 साल की उम्र में लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बन गए। इस दफा 21 टेस्ट पाकिस्तान से खेल चुके हैं, 28 वनडे और 39 T20 आईज खेल चुके हैं। लाहौर कलंदर्स से इन्होंने अपना T20 का आगाज किया, फिर पाकिस्तान टीम में चले गए और अब चौथे सीजन में लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बन गए हैं। लाहौर कलंदर के कैप्टन बनने में यार एक तो किरदार ये अदा किया कि इस तरह का जो देखो ना, पाकिस्तान में 2 बड़े प्लेयर हैं इस टाइम पे, या बाबर आजम है या शाहीन अफरीदी हैं। अगर आप देखेंगे, उन्होंने भी, कराची ने भी कैप्टन बना दिया बाबर आजम को, और इन्होंने भी कैप्टन बना दिया है, हम लोगों ने भी शाहीन अफरीदी को बना दिया है। इस तरह के बड़े प्लेयर के ऊपर बहुत सी टीम्स, बहुत से लोग पूछते हैं क्यों कैप्टन बना दिया, मगर इसके पीछे वन ऑफ द रैशन ये है कि बड़े प्लेयर को अपनी टीम से बरकरार रखने के लिए जरूरत इस चीज की होती है, उसको कैप्टनसी दे दे, उसको टीम की पूरी ऑनरशिप दे दी जाए, ताकि जो बाकी टीम्स इनके ऊपर लाइन मारती है ना, जिस तरह अभी लाहौर कलंदर ने, अगर आप देखो, पौधों को पानी पिलाने की कोशिश ही की। बाबर आजम को लेके गए, हमने कहा यार पौधे शौधों को पानी दो, पौधे लगाओ, उन्होंने कैप्टन बना दिया कराची ने। ठीक है, अभी हम लाइन ही मार रहे थे। अब शाहीन अफरीदी का भी यही है कि कुछ टीम्स ने मारने की कोशिश की है, तो हमने उनको कैप्टन कर दिया। ये तो टुडे, मगर आप दोनों का ओपिनियन मैं लूंगा कि हाउ डू यू गाइस सी शाहीन अफरीदी एज ए कैप्टन ऑफ अ फ्रेंचाइज? हसीब। अच्छा, मैं यार मैं एक पॉज के साथ आई मीन एट दिस पॉइंट हमने ये भी बात की थी बाबर की भी कि यार इट्स टू अर्ली फॉर बाबर टू बिकम अ कैप्टन एंड ही इज प्रूवन अस रॉन्ग, इवन दो आई स्टिल हैव सम रिजर्वेशंस, लेकिन मुझे लगता है कि वो ग्रो कर रहा है उस कैप्टनसी रोल में। शाहीन अभी तक तो एज सच मुझे लाइक टैक्टिकली और हम लाइक आई कैन नॉट, कोई सैंपल साइज ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हम उसको जज कर सकें कि भाई इसका कोई कैप्टनसी एक्सपीरियंस है या इसकी कोई टेक्निकल नॉलेज है, कुछ है जिसकी बेसिस पे इसको बनाया है, तो अभी वो देखने में नहीं है। एज अ पर्सनालिटी, एज फ्रॉम एज वाइज, यस उसके पास एक्सपीरियंस है, लाहौर कलंदर्स की टीम का एक हिस्सा है वो काफी अरसे से। The only thing that I still feel is that he's a bit जज्बाती है थोड़ा सा, और बाजू का कैप्टन का जज्बाती होना अच्छा भी होता है, बट देखना पड़ेगा। आई स्टिल, फॉर मी आई डोंट हैव इतना डेटा नहीं है, इतना वो नहीं है कि मैं इसको कह सकूं कि एक अच्छा कैप्टन साबित होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स का वैसे आप देखा जाए, सेटअप देखा जाए, टीम स्क्वाड देखा जाए, इफ नॉट शाहीन देन हु? अगर आपको किसी को ग्रो करना है, आपको किसी को लॉन्ग टर्म देखना है, तो बात वही है कि अगर शाहीन नहीं तो फिर कौन? यार साकिब, जहाँ तक मैंने एक चीज ये नोट की पिछले 6 महीने में, मैं देख रहा हूँ कि हमने बात की कि 2 टीमें हैं जो कि बाकी टीमें तो अपनी फ्रेंचाइज चला रही हैं, 2 टीमें जिन्होंने ब्रांड डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस किया हुआ है, लाहौर हो गई और एक होगी पेशावर। तो आई थिंक ये ब्रांड इमेज के लिए भी बड़ा अच्छा है लाहौर के लिए कि पाकिस्तान का आइकॉन, यूथ आइकॉन है बेसिकली शाहीन अफरीदी। उसको उन्होंने कप्तान, आपने अभी रिसेंटली वीडियोस देखी होंगी शाहीन को कितना वो प्रमोट कर रहे हैं, एक वो इमेज बना रहे हैं, जो कि सोहेल अख्तर से पहले वो डिफरेंट तरीके से जा रहे थे। वो
सेल्फ सफिशिएंट वाले रूट पे जा रहे थे कि भाई हमारा अपना प्लेयर बनाया हुआ है हमने अपने उससे और अपने, तो वो नहीं चला। फाइनल तक बहरहाल पहुंचे जरूर, वो नहीं चला। तो अब उन्होंने जो है दूसरा रुख इख्तियार किया, उन्होंने जो है वो इसको अगेन एज ए यूथ आइकॉन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए वो हंसी वाली बात सही है कि सैंपल साइज मौजूद नहीं है, लेकिन उसके अराउंड इस वक्त हफीज की तरह मतलब एक एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। तो आई थिंक अगर चांस obviously अभी जैसे पैट कमिंस इवन ही इज 28 डिफरेंट वो पैट कमिंस एक लीडिंग फास्ट बॉलर है, तो उसको कप्तानी दी गई है, लेकिन वो एशेज में और इंग्लैंड की वीक टीम के अगेंस्ट है। तो आई डोंट नो हाउ मच वी शुड लुक इनटू दैट, लेकिन कोई गलत वो नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म में शायद ये अगर करामत हुआ तो ये पाकिस्तान का ही फायदा होगा इसमें। हाँ यार बिल्कुल, इसमें हमें चीजें देखनी चाहिए ना कि हसीब आप सही कह रहे हो, जज्बाती है, मगर आप देखो आपने सही खुद ही उसका आंसर भी दे दिया कि हमारे पास चॉइस क्या थी। आप उसका कंपैरिजन भी देखें कि सोहेल अख्तर के साथ हो रहा है। सोहेल अख्तर वर्सेस शाहीन अफरीदी, एनी टाइम शाहीन अफरीदी जो कि पूरे पाकिस्तान से खेल रहा है, तीनों लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, सारे कोचेस के अंडर काम कर रहा है, वर्सेस अ पर्सन जिसको नॉर्दर्न भी मैचेस नहीं दे रही, राइट? उसको T20 के भी सारे मैचेस नहीं मिलते, सेकंड 11 से भी उसको शायद पूरे मैचेस इस दफा नहीं मिले। तो एक प्लेयर जो क्रिकेट ही नहीं खेल रहा और एक प्लेयर जो हर तरफ की क्रिकेट खेल रहा है, उन दोनों में अगर आपको चॉइस करनी है तो आपने खुद ही कहा कि एनी डे, तो डेफिनेटली उसको देखा जाए तो इज अ वेरी गुड चॉइस। बाकी देखो, जब भी बाबर आजम भी जो है कैप्टन बना था, उससे पहले वो किस जगह पे बहुत ज्यादा कैप्टनसी, ये तो अभी भी नेशनल टीम का नहीं बन रहा है, तो फ्रेंचाइज का बन रहा है। तो अगर आप डोमेस्टिक से अक्सर आपको कैप्टनसी वगैरह का जब एक्सपीरियंस वगैरह मिलता है तो डोमेस्टिक से मिलता है, तो दिस इज PSL इज डोमेस्टिक पाकिस्तान, तो यहीं से वो स्टार्ट कर रहा है। और आगे आगे तो अभी आई डोंट थिंक सो बाबर के होते हुए या पाकिस्तान क्रिकेट में इसकी बहुत ज्यादा अभी शाहीन अफरीदी को हम देख सकते हैं एज ए कैप्टन, मगर फॉर लोकल चॉइस इज अ वेरी गुड कैप्टन। बाकी स्टैट्स नंबर पे हमने कहा कि हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके स्टैट्स इतने मैटर नहीं करते। वो अपने दिन के ऊपर लाहौर को मैच जिता देगा। लाहौर का टॉप का बॉलर है, जब से आया है टॉप विकेट टेकर है, तो PSL में तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा से बड़ी अच्छी होती हैं। आगे बात करते हैं किस इश्तिहार की वो टैगलाइन थी ना, नाम ही काफी है, तो फिलहाल शाहीन का नाम ही काफी है, इवन दो हमने शाहीन पे टाइम लगा लिया, तो वी रियली डोंट नीड टू डिल मोर इनटू इट। हाँ वही ना कि उसके स्टैट्स पे बात करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के दो ही बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है और एक शाहीन अफरीदी है, तो लाइक बॉलिंग में उसकी फॉर्म ऊपर नीचे भी हो तो हाँ रिजवान नहीं, देखो ना रिजवान ने भी 1 साल हुआ है, तो अभी आगे आगे डेफिनेटली आप सही कह रहे हो, मगर शाहीन तीनों तरह की क्रिकेट में परफॉर्म करके दे रहा है। रिजवान का T20 बहुत गया है, यस, टेस्ट उसके अभी एवरेज है, ठीक है, ODIs भी है उसके अभी एवरेज हैं। तो जब रिजवान तीनों तरह के क्रिकेट में उस तरह का परफॉर्मेंसेस देगा तो डेफिनेट रिजवान की परफॉर्मेंसेस इस साल तो वाकई बहुत अच्छी हैं। दूसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं, राशिद खान 23 साल और उसमें 300 T20s खेल चुके हैं। शायद ही दुनिया का ऐसा प्लेयर होगा जो 23 साल की एज में 300 T20 क्रिकेट खेल लेंगे। सिर्फ 5 टेस्ट खेले आज तक इन्होंने, 74 वनडे खेले हैं, 56 T20s खेले हैं, मगर 300 T20s ओवरऑल पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं। राशिद खान विद अब इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क हैं। मेरा ख्याल में खेलेंगे, इनकी जिम्बाब्वे वाली सीरीज अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुई, और जो इनकी नीदरलैंड से मेरे ख्याल में सीरीज हो रही है, एक और मुझे भूल गया, आयरलैंड है नीदरलैंड है, मुझे बिल्कुल भूल गया से अभी निकल गया, मगर ये कि जो भी इनकी एक आयरलैंड या नीदरलैंड में से किसी से सीरीज हो रही है वो उससे खेल के पहुंच जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इनको मैचेस वगैरह मिस होंगे। तो राशिद खान लाहौर कलंदर से पिछला साल खेले थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी थी। ज़ल्मी के खिलाफ तो एक फाइफर भी लिया था, और ये अपनी कमिटमेंट वाइटैलिटी ब्लास्ट की कमिटमेंट छोड़ के इन्होंने अबू धाबी लेग में लाहौर के लिए खेला था। तो सीब, हाउ डू यू सी राशिद खान फॉर लाहौर कलंदर्स? सर आई मीन अगेन वो वैसा प्लेयर है जिसके बारे में, स्टैट्स के बारे में आप ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। आई थिंक इस वक्त कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया का नंबर 1 वाइट बॉल स्पिनर इस वक्त राइट नाउ राशिद खान है, और अभी बिग बैश का आई थिंक हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त। तो आई मीन जितना सेकंड हाईएस्ट है, हाईएस्ट वाला कौन है? गेस करोगे आप लोग हाईएस्ट कौन है? पीटर सिडल। हाँ पीटर सिडल, अच्छा उसने अभी एडिलेड स्ट्राइकर से काफी उसने बेसिकली एडिलेड स्ट्राइकर से ही राशिद भी खेल रहा है,
और उसी से पीटर सेटल, लेकिन क्योंकि राशिद अब वापस आ गया है, तो जब तक वो था उस वक्त तक ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, बट देन अब ऑफ कोर्स पीटर सेटल भी पीछे नहीं था, तो वो आगे निकल गया होगा। बट या आई मीन एट द एंड ऑफ द डे साकिब भाई अगेन राशिद खान क्या, ही इज आई थिंक ग्रेट प्लेयर टू हैव इन अ टीम, और अभी तो यही लग रहा है कि पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होगा, बट देखना है कि आगे जो अफगानिस्तान बोर्ड की जो नेगोशिएशंस चल रही है, कमिटमेंट्स हैं विद अदर टीम्स, उसमें if he goes back then of course Lahore will have some problems, but right now they have a great player on him. हाँ, लग तो रहा है कि पूरे सीजन के भी अफगानिस्तान वाली ज़िम्बाब्वे वाली सीरीज तो अभी तक उसकी कोई डेट्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं आई, मगर सॉरी फराज कंटिन्यू प्लीज। नहीं, बस मैं साकिब भाई से दो चीजें ऐड करें। राशिद की मुझे जब ये नया था, आई मीन इवन दो ही इज 23 ऑफिशियली लुक्स लाइक ही इज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, तो उस वक्त का ना थोड़ा सा पैचुलेंट एटीट्यूड और ये इश्यूज नजर आते थे। अब वो नजर आता है कि मैच्योर काफी ना, एक वो सीनियर, इवन दो अगेन ही इज 23 ऑफिशियली, बट सीनियर प्लेयर की तरह वो खेलता है और एक वो बन चुका है, आइकॉन एम्बेसडर बन गया, मतलब वो दुनिया भर में जाता है, अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह वो ये हो गया, नबी हो गए, इस तरह की जो प्लेयर अपने कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये मेरा गूगल बोलना शुरू हो गया है, गूगल शट अप, तो सॉरी। तो बहरहाल तो अगेन कुछ और तो कहने की जरूरत नहीं, लेकिन राशिद खान आई थिंक लाहौर का बिगेस्ट कू था जो इन्होंने राशिद खान उठाया है, एंड ही कैन, अगर वो पूरे टूर्नामेंट के साथ भाई अगर आपकी टीम के लिए अवेलेबल होता है तो वो इधर या उधर टूर्नामेंट करने में बड़ा हाथ इसका हो सकता है। बिल्कुल, और रिसेंटली भी इसकी फॉर्म जो हम अभी बात कर रहे थे, इसने ब्रिस्बेन हीट की, ये एडिलेड स्ट्राइकर्स से खेल रहे हैं, ब्रिस्बेन हीट की बैंड बजाई है, 6 आउट किए हैं इसने हमारे, और ये परफॉर्मेंसेस अगर इसने ना दी इसने लाहौर के अंदर की तरफ से, तो वेलू कटे ने इससे नाराज हो जाना है। तो नहीं, आपने उसे कट्टी हो जाना क्या आपने उसे कट्टी हो जाना, कट्टी कर लेनी उससे। तो यार देखो, ये राशिद खान बहुत ज्यादा स्टैट्स नंबर्स पे बात करने की जरूरत नहीं है, बड़े स्टेचर प्लेयर, नाम ही काफी है। तीसरे प्लेयर फखर जमान की बात कर लेती हैं फराज। फखर जमान रिटेन नहीं हुए थे इस दफा, मेरा दिल टूट गया, मैं समझा यार कोई गेम बनने वाली है, मगर ये कि फिर बड़ा स्मार्टली लाहौर ने बेसिकली अपनी 9 रोटेशंस करना चाह रहे थे, तो चूंकि प्लैटिनम की पहली पिक थी लाहौर कलंदर्स की, तो उसमें उन्होंने फखर जमान को उन्होंने सोचा हुआ था कि हम पहली पिक में जाके फखर को दोबारा ले लेंगे, तो इस तरीके से हम स्मार्टली 9 प्लेयर्स को रिटेन कर लेंगे इंस्टेड ऑफ 8। अहमद दानियाल को रिटेन करने के लिए फखर जमान को, एग्जैक्टली, अहमद दानियाल को रिटेन करने के लिए फखर जमान को। यार देखो, दानियाल बिग बैश खेलने गया हुआ है, कोई पता नहीं। ये देखो, आप लोग सलमान रशाद का भी मजाक उड़ाते थे ना, सलमान रशाद मेरे ख्याल में जल्मी ने शायद पहली पिक में लिया अपनी सिल्वर की, मुझे भूल गया किसने लिया भला, जिसने भी लिया सलमान रशाद को पहली पिक में लिया है। तो इस टाइम पे आप लोग मजाक उड़ाते हो पीडीपी के प्लेयर्स का, मगर ये कि बाद में हाथों हाथ बिखरे होते हैं। गुलाम मुदस्सर को भी आपकी टीम ने ले लिया ना इस दफा मर्जिंग में, कोटा ग्लैडिएटर्स ने। जी। ठीक है, तो फिर इसी तरह आपको क्या पता हो कि दानियाल को भी कोई ले जाता। जी, कल ही उन्होंने खेला है मैच दानियाल ने, वो स्टार्स की तरफ से, 4 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट लिया है। तो अच्छा, कल खेला, मैं जब भूल गया, मैं ट्रांजिट में था, तो मैंने वो फॉलो नहीं किया कल का दिन, क्योंकि चार में से दो ओवर उसने बहुत अच्छे किया। एक सांस मैं सोचा था वेट करूंगा, दानियाल की बारी आएगी, लेकिन अब बात निकली तो मैं कल मुझे याद नहीं पड़ा था, मैंने उसको पहले भी देखा तो है, लेकिन ऑब्वियसली काफी दफा देखा है। कल जो वो बॉल कर रहा था वो बहुत ही छोटे रनअप से कर रहा था, जनरली इतने छोटे से करता है, या उसने मुझे लगा था कुछ चेंज किया है। वो स्लोअर वन जब करता है ना, तो फिर वो उसका छोटा रनअप होता है, मगर अभी उसका रनअप भी वैसे ठीक नहीं है, प्रॉपर फास्ट बॉलर्स वाला रनअप तो नहीं है। मगर T20 अगर कमोडिटी बनने के लिए उस तरह का रनअप चल जाता है, अगर इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्लोअर वंस, उसके लिए ठीक है, मगर जेन्युइन फास्ट बॉलर लाइक फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, वो उसका रनअप नहीं है अभी। मगर खैर, फखर जमान की जब उसकी बात होती है, उसकी बात करेंगे। तो फखर जमान का भी यही है कि यार वर्ल्ड कप आपने देख लिया होगा कि वर्ल्ड कप में वन डाउन में इसकी ओपनिंग में तो पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बन रही, तो वन डाउन पोजीशन के ऊपर खेला और वर्ल्ड कप में उसने प्रूव किया, और मिचेल स्टार्क की जो धुलाई की वो तो आप लोगों ने देखी होगी। इसके अलावा बांग्लादेश के टूर में भी 2 मैचेस दिए, दोनों में इसने अच्छा स्कोर किया था, और फिर तीसरे मैच में तो उसको रेस्ट दे दिया गया था। तो फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जो यार ये वो प्लेयर है कि जब 1-2 मैचेस फेल होगा, पूरा पाकिस्तान गालियां देना शुरू हो जाता है, जी ये तो कुछ भी नहीं है, इसको निकाल लो। तो ये मुझे लग रहा है कि वो हमारा एक प्लेयर हमें मिल चुका है कि जब फ्लॉप होगा वो सारी दुनिया इसके पीछे पड़ जाएगी। तो
you guys के Skip. फखर जमान फखर एक ऐसा प्लेयर है, साकिब भाई सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वो ऐसा प्लेयर है जो कि हमेशा ओपिनियंस डिवाइड करेगा, और या तो आप इस साइड पे होंगे या आप उस साइड पे होंगे, मिडिल ग्राउंड में नहीं होगा। फखर का जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह की उसकी टेक्निक है, लाइक वो हमेशा उसके लिए ओपिनियंस डिवाइडेड होंगे। लेकिन बात वही है कि जिस मैच में फखर की एक बात जो अब मेरे ख्याल से आप सबको ही समझ आ गई है, लाइक गिव हिम अ सेमीफाइनल और अ फाइनल एंड ही विल परफॉर्म। लाइक अगर कोई भी इसके मैचेस उठा के देख लें जिसमें सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आपको हमेशा फखर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। सी उसमें फखर की ना मुझे आई एम वन ऑफ द पीपल हु वर फखर्स डाउटर्स फॉर अ व्हाइल। ही हैज वन मी रिसेंटली। मुझे उसकी वजह ये है कि मैं अगेन हमारा ओपिनियन क्या मैटर करता है, हम तो अदनान से फैन है, लेकिन मेरा पर्सनल उसमें ये कि मैं हमेशा उन लोगों प्लेयर्स को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो अपनी खामियों पे वर्क करके जो है ना अपने आप इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा कोशिश करते हैं। तो फखर के हम लोग कितनी बात करते थे कि यार उसको राउंड द विकेट आके रिब्स में बॉल करो या इधर करो तो वो उठा देता है बॉल, या उसका पुल हमेशा जो है वो खड़ा हो जाता है। वो अब उसने आपने नोट किया होगा, अपना वो पुल मारता है तो ही रोल्स हिज रिस्ट्स और या फिर पूरा तो उसने काफी चेंजेस किए अपने गेम में जो कि वर्ल्ड कप में नुमायां थी। तो आई थिंक अगेन अनदर मैच विनर, क्योंकि किसी वजह से ये प्लेटिनम में साकिब भाई तीनों प्लेयर मौजूद है ना, कि तीनों मैच विनर्स ही हैं ऑन देयर ओन डे। तो हाँ यार, आई मीन फखर इज वन प्लेयर जो कि आपको हमेशा आपको लाइक यू नो कि आज नहीं चला कल नहीं चला, ये जब चलेगा तो he'll take you to where you need to be। साकिब भाई आपको याद है सेमीफाइनल से पहले का जो हम लोग शो कर रहे थे उसमें मैंने शो से पहले, क्योंकि फखर फ्लॉप जा रहा था, मैंने कहा था कि सेमीफाइनल इसी का होगा, ये करेगा आज 50 तो होनी है इसकी, और वो कर गया था 50, क्योंकि वो बस एक प्लेयर की खैर वो तो तुक्का होता है बोलते हो चल गया वो, लेकिन आपको नजर आ रहा था कि यार आ रही है यार उसकी इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही थी आपको। यार अभी तुम कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल उठा के देख लो एंड लुक एट हिज परफॉर्मेंस देयर। फाइनल में 50 की है मेरे ख्याल में, बस एक राइट 50 की है जी। अच्छा जी साकिब भाई, मूव फॉरवर्ड। हाँ फिर बस यार फखर का यही है कि ये हमेशा से लाहौर कलंदर्स का टॉप परफॉर्मर होता है, और पिछले साल भी इवन दो मिजरेबली अबू धाबी लेग में चल के फ्लॉप हो गया था, मगर उसके बावजूद भी लाहौर कलंदर्स का टॉप परफॉर्मर था और इसने सबसे ज्यादा रन लाहौर की तरफ से किए थे। इसने 10 मैचों में 287 रन किए थे, 31 की एवरेज थी, 121 का स्ट्राइक रेट था। तो स्ट्राइक रेट इसका थोड़ा सा नीचे अबू धाबी लेग में जाके नीचे हो गया, अदरवाइज कराची लेग में ही वाज वन ऑफ टॉप परफॉर्मर ऑफ द होल लीग आई गेस। कराची लेग में शायद यही टॉप स्कोरर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट्स अबाउट इट। और यही लाहौर कलंदर्स की प्लैटिनम पिक्स थी। तो अब डायमंड हीरे लाहौर कलंदर्स के पास कौन से हैं, वो हीरे हम क्या तराशे हैं वो बताएंगे, परिजात की तरफ जाएंगे, हसीब फारूकी जो कि परिजात की रिकॉर्डिंग पहले सर्विस तो है। मैं बता दूं, मैं आज तक मुझे सिमिलैरिटी नजर नहीं आई है मेरे नॉलेज में, लेकिन आई थिंक you're like the 6th or 7th person who's come to me and said कि भाई नहीं तुम्हारी मिलती है उससे शक्ल। तो again I'm not sure how। आपको खुद कभी नहीं लगेगा, अगर आपको कोई किसी से मिलाता है आपको खुद कभी नहीं लगेगा। खैर प्लेटिनम कैटेगरी में कौन से प्लेयर है साकिब भाई हमारे? प्लेटिनम अब डायमंड है, सॉरी डायमंड में जी। डायमंड में जी पहले तो आ जाए आप इनके अगेन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग सर्वेंट ऑफ लाहौर कलंदर्स, डेविड वीसा की बात कर लेते हैं। डेविड वीसा जो है अगेन यार अब ऐसा हो गया पीएसएल का 7वां सीजन है और ही इज लाइक वो कहते हैं ना वेटरन ऑफ पीएसएल नाउ। तो अब स्टैट्स पे बात करना वो कुछ अजीब सा लगता है इनके बारे में। एवरीवन हैव सीन देम, एवरीवन नोज हाउ व्हाट ही जो इसने लाहौर के लिए किया हुआ है। मैं जस्ट टू ऐड ऑन दैट, मैं समझ रहा हूं हसीब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने जब शो शुरू किया था 3-4 साल पहले और काफी प्लेयर में से अननोन थे, तो हम सारी जो स्टैट्स आते थे भाई इसने ये किया पास में ये किया, इस वजह से ये खिलाया जा रहा है। तो हाँ वो हसीब की बात सही है कि आप ये उस लेवल पे पहुंच गया कि आप घर हाउस होल्ड नेम बन चुका है ये। बिल्कुल। अब उसके बारे में अब आप ये बात करें कि नहीं जी इसकी T20 एवरेज इतनी है, स्ट्राइक रेट ये है, वो एवरीवन नोज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम।
सबसे बड़ी बात जो मुझे इसकी अच्छी लगती है वो ये है कि यार ये एक ड्रेसिंग रूम का जो लीडरशिप रोल होता है, हर टीम में एक लीडरशिप रोल होता है, जरूरी नहीं कैप्टन ही लीडर है। जो ड्रेसिंग रूम है उसमें एक लीडरशिप ग्रुप होता है जो कि भाई मशावरत से या आपस में मशवरे करके ये भाई स्ट्रैटेजी बनाना वो करना उसका हिस्सा होता है। और आपको वीजा नजर आता है फील्ड में भी, ड्रेसिंग रूम में भी, कि लोग इसकी कदर करते हैं, इसकी सुनते हैं, और ही गिव्स ऑल फॉर द टीम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जिसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ऐसे कोर को कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी आपको नजर आ रहा हो। ठीक है, तो ही इज वेल रिस्पेक्टेड इन द टीम, ही हैज परफॉर्म फॉर द टीम इन द लास्ट फ्यू मैचेस। अभी तक तो जो मैं इसके पिछले मैचेस भी देख रहा हूँ, अभी ही इज प्लेइंग फॉर आई थिंक स्टार्स नहीं, अभी ये किसके लिए खेल रहा है साकिब भाई? ये ग्लैडिएटर्स के लिए खेल रहा था इन लंका प्रीमियर लीग। अच्छा T10 T10 में खेल रहा था उनके लिए, एंड मोस्टली ही वाज अगेन फिनिशिंग द गेम्स फॉर देम। नॉट आउट आई थिंक 1 2 3 5 occasions out of 7 he was not out, he finished the game. He I think he played a pivotal part in them actually winning the league as well. I think T10 के champion gladiators ही थे, please correct me if I'm wrong. T10 मैंने फॉलो नहीं की तो आई कैन नॉट करेक्ट यू। मैंने भी नहीं फॉलो किया क्योंकि आई ऑनेस्टली अब ये टाइम आ गया है कि we have to pick and choose. T10 is for me is not a cricket, proper cricket. यार मगर balance ही हुआ क्या है? सॉरी साकिब, उसमें पता है T10 के साथ पता है दूसरा मसला, मैंने पहले जिक्र किया, दूसरा मसला मैंने भी कोशिश की। ऑब्वियसली आप बैठ के आप ज्यादातर हाइलाइट से फॉलो करते हो। अब T10 की जो हाइलाइट्स हैं यार वही 20 मिनट की। अब T20 मैच नॉर्मली आते हैं, अब उनकी हाइलाइट्स आती हैं 7 से 8 6 मिनट 8 मिनट के बीच में। अब वो 20 ओवर का मैच है, टोटल 10 और 10, और उसमें 20 मिनट की हाइलाइट्स है। मैंने बहुत दफा लगाई, मैंने बंद कर दी, कौन अब बैठ के 20 मिनट की हाइलाइट्स देखेगा। सही सही भाई, वो बैलेंस भी नहीं है ना क्रिकेट में। बैलेंस भी तो हो कि बैट एंड बॉल का बैलेंस है। हाँ भाई आप खेल रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है इसमें। यू नो 10 प्लेयर है आपके पास, आपने जाके 10 ओवर खेलने हैं, एंड यू ऑल यू नीड टू डू इज टू हिट आउट। वो हमारी संडे क्रिकेट के बराबर हो गया ना। तो यार ये एक चीज ऐड कर दूं कि दक्कन ग्लैडिएटर्स से जो आप कर थे, मैंने देखा दक्कन ग्लैडिएटर्स से खेला था, इसने 74 की एवरेज है इसकी और 225 का स्ट्राइक रेट जी। तो इसलिए he was not out for like 5 times out of 7 he is batted. तो फाइनल में तो बैट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो ओपनर्स नहीं, आंद्रे रसल और आई थिंक कोई और था, टॉम का कोलर कैटमोर था शायद, दोनों ने जाके स्कोर पूरा कर दिया था 10 ओवर में। वैसे एक चीज इसमें ऐड करूं फराज के, आपको पता है कि लाहौर के अंदर खेलने से पहले ये कराची किंग्स में भी एक दफा रहा है, एक भी मैच नहीं दिया था आप लोगों ने इसमें। हमने तो रिजवान को नहीं खिलाया था यार। तो बस ऐसा ही है। बट एनीवेज कराची किंग्स फिर भी एक सीजन जीत चुके, एक मैच वो पीएसएल जीत चुका है। बस यही रह गया आपके पास पीछे। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अगला प्लेयर हमारा जो है डायमंड कैटेगरी में, अगला प्लेयर आ जाता है जी हारिस रऊफ। अगेन लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट, लाहौर कलंदर्स का प्राइड राइट नाउ। स्टार्स की तरफ से खेल रहा है। ही इज बीन एन ग्रेट एम्बेसडर फॉर लाहौर कलंदर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। हम लोग काफी बात कर चुके हैं हारिस रऊफ के बारे में। अब मुझे लग रहा है कि पहले जो हारिस रऊफ के बारे में वो जो सिक्का है वो उसकी तरफ पलट रहा है। पहले ये था कि हम लोग खुद भी बात करते रहे कि यार समझ में नहीं आ रही कि कब ये मैच्योरिटी की तरफ आएगा, कब ये अपने रंग दिखाएगा, जो कि उसका पोटेंशियल है वो दिखाएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ही इज टर्निंग इट अराउंड फॉर मोस्ट पीपल। यार इसमें हसीब इसमें एक चीज है ना, रऊफ में जो फर्क, बिल्कुल वाली बात बिल्कुल सही है। इसकी वजह वो जमान वाला पैरेलल अगर ड्रॉ करो अपनी इंप्रूवमेंट, क्योंकि आई थिंक ही इसके अराउंड, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है इसका बैकग्राउंड प्रोफेशनल तो था नहीं, टेप बॉल क्रिकेटर था, तो इसके अंदर वही टेप बॉल वाले समझता था कि मैं 6 यॉर्कर मार दूं बस गेम पूरा हो गया, लेंथ पे डालना बस तेज करा दूं और एक स्लोअर मार दूं। टेप बॉल में तो ये होता है भाई, तेज बॉल है वो कहीं भी पड़े आप खेल ही नहीं सकते। तो इसकी वो थी, आई थिंक इसने ही लिसन टू द पीपल अराउंड हिम, और इसने जो अपना एक्सपीरियंस, अभी
या स्टार से जब वो खेल रहा होता था एक बड़ा अच्छा मैं ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में खेलता सब आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं स्टार्स को हमेशा सपोर्ट करता आया हूँ तो स्टार्स मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये स्टार से खेलता है दूसरा वाली बात जो हसीब ने की ना एम्बेसडर वाली बात बहुत सही है यार वही साकिब भाई जब मैंने राशिद खान की बात बोली थी ना पहले शुरू में बड़ा पैचुलेंट होता था अजीब गुस्सा और रिएक्शन इसी तरह जब वो मैच्योर हुआ है इसी तरह रऊफ जो है ना आई थिंक ही हैज मैच्योर्ड अ ग्रेट डील उसका behavior on the pitch I think that reflects how you're feeling reflects on your performance as well and it works both ways so I think he's matured in more than one ways मैं वही बताना चाहता कि बहुत अरसे तक ना वो जो ग्राफ है ना वो प्लेटो हुआ था अब जो है ग्राफ इट स्टार्टेड टू सी के भाई अब वो जो है ग्राफ ग्रो होना शुरू हो गया और वो ग्रो इसलिए होना शुरू हो गया बिकॉज नाउ ही इज उसको पता है कि मुझे किस वक्त किस किस्म की बॉलिंग करानी है किस तरह बैट्समैन को ट्रैप करना है अब वो ही इज स्टार्टिंग टू शो दैट इट टुक टाइम लगा उसमें पहुंचने में लेकिन अब वो ये दिखाने लग गया कि हाँ भाई मुझे बैट्समैन को किस तरह ट्रैप करना है हर बॉल किस टाइम पे मुझे कौन सी बॉल करानी चाहिए किस अभी भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है बिकॉज आई कैन वी ऑल कैन सी कि इसमें पोटेंशियल इससे ज्यादा का है सिर्फ तेज बॉल नहीं करा सकता ये वेरिएशंस भी कर सकता है अब वो वेरिएशंस जब जैसे जैसे दिखाना शुरू करेगा आना शुरू करेगा वन ऑफ द थिंग्स दैट विल वर्क फॉर हिम इज के जितना ज्यादा ये 4-डे क्रिकेट में अगर ये अपने आप को खेलना शुरू कर दे और वहां पे परफॉर्म करना शुरू कर दे तो इसका T20 गेम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा व्हाइट बॉल गेम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा इसने आई थिंक एक मैच खेला था फॉर इन कायदे आजम ट्रॉफी और उसमें उसने कोई 9 विकेटें ली हैं 2 इनिंग्स में तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा और he's been doing well I think he's been top performer for Northern in the National T20 और लाहौर कलंदर के लिए हमेशा से टॉप परफॉर्मर है बस रन मशीन कभी कभार बन जाता है अगर उसको कंट्रोल कर ले तो फिर लाहौर को वाकई कोई नहीं रोक सकता फाइनली PSL ट्रॉफी उठाने से हसीब इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि ये जो लाहौर के तीनों हीरो की बात कर रहे हैं ये तीनों रिटेन है बाय द वे लाहौर अपनी कोर को मेंटेन कर रही है जिसमें तीनों के तीनों डायमंड प्लेयर्स ये प्लैटिनम में जा चुका है इस दफा ये प्लैटिनम से चूंकि ब्रांड एम्बेसडर बना के हमने इसको किया हुआ है तो लाहौर वाहिद टीम है जिसके 3 के 3 बॉलर्स जो हैं वो प्लैटिनम लेवल के बॉलर्स हैं बेसिकली तो ये डायमंड में बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर खेल रहा है हारिस रऊफ जो है मगर वो जो आपने रन मशीन की बात की वर्ल्ड कप से पहले यही बातें हो रही थी मगर ऑल ऑफ सडन वो आता है और इंडिया के खिलाफ वो जो एक उसने हार्दिक पांड्या को ओवर किया जिसमें कोई 4 स्लो ओवर वंस किए हैं उसने और पांड्या को वो ओवर निकाल गया है अपना सेकंड लास्ट ओवर तीसरा ओवर जो निकाल गया वहां से इसकी हाइप क्रिएट हुई है कि नहीं यार एट अ बिग स्टेज ही हैज वैरायटी और वही आपने देखो कि मेलबर्न स्टार से भी इसने एक मैच में वो आखिर में 2 स्लो ओवर वंस पे क्लीन बोल्ड किए थे तो वो T20 के लिए जो रिक्वायर्ड वैरायटी बॉलर में होनी चाहिए वो लेके आ चुका है तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ऐड last word on Rauf Sakwi you कहते हैं ना अंग्रेजी में you hit the nail on the head World Cup was the making of actual Haris Rauf that was the turning point I think in his career and क्योंकि उसकी age भी अभी he's on the 28 29 on the closer side to 30 so I think इसके पास ज़्यादा वक्त है भी नहीं so I think हाँ we should make the most out of him from Lahore's perspective from Pakistan's perspective as much as we can moving on Haseeb next player कौन है हमारी लिस्ट पे नेक्स्ट प्लेयर हैं जी मोहम्मद हफीज डायमंड में again a retention good retention but the most concerning part at this point in time is उसकी फॉर्म काफी अरसा हो गया साल के करीब होने को आ रहा है हफीज की जो गोल्डन एरा था उसके बाद से जो फॉर्म है वो काफी इम्पैक्टेड है अगर आप देखें तो पिछले 10 मैचेस में he hasn't been able to cross 20 at this point in time तो ये एक कंसर्निंग है बट अगेन बात वही है यार स्टैट्स और वो सब खुड्डे लाइन लग जाता है जब आपकी फॉर्म आ जाती है क्लास इज परमानेंट फॉर्म इज टेम्परेरी हफीज एक क्लास प्लेयर है उसकी परफॉर्मेंसेस हैं he is one of the legends of the game और सबसे बड़ी बात कि ना सिर्फ बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकता है बल्कि बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ये और बात है कि लाहौर हिस्टोरिकली हफीज को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर सका है स्पेशली फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव व्हेन दे कुड हैव
लेकिन हफीज brings a lot to the team in terms of his experience, his leadership qualities, as well as his performances. तो again a good retention. और अब जो है वो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायर हो गया, तो he's like a mercenary, let's just put it that way. I don't know, I know हम वर्ड कुछ थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता मुझे कहना, लेकिन अगर वो ऐसे टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करेगा तो उसको आगे और ऐसे गिग्स मिलेंगे, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम फॉर टूर्नामेंट्स एज वेल। साकिब भाई, आपका एज अ लाहौर फैन आपका कितना कॉन्फिडेंस है हफीज पे? यार हफीज पे पिछले साल तक बहुत था, इस वर्ल्ड कप तक भी बहुत था, मगर अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के बाद एक तो हफीज वैसे खुद ही यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे थे, तो ये लीग्स वगैरह खेलने चले गए। मगर लंका प्रीमियर लीग सुना है कि मैंने देखी तो नहीं, मगर जितने उसके स्टैट्स वगैरह मैं देख रहा था वो देवर हॉरिबल। आई गेस ये गाल ग्लैडिएटर से शायद खेल रहे थे हफीज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नबील हाशमी ये उमर एसोसिएट की टीम में थे और horribly out of form थे। I guess that was one of the reason which motivated him for his retirement from the international cricket as well, कि यहाँ से उनके लिए कमबैक करना 40 साल की एज में बड़ा मुश्किल होगा। मगर फॉर आई गेस कराची लेग में जब पिछले साल खेल रहे थे तो इनकी परफॉर्मेंसेस लाहौर के लिए बड़ी अच्छी थी। इन्होंने कुछ मैचेस जितवाए थे लाहौर को, आई गेस कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ ही एक मैच बड़ा अच्छा जिताया था 70-80 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेल के। ओवरऑल भी हफीज छाए हुए थे कराची लेग में पिछले साल, तो आई एम होपिंग कि कराची में आके इनकी फॉर्म वापस आएगी। कराची की बैटिंग फ्रेंडली पिच होती है, फास्ट बॉलर्स को जो लोग अच्छा खेल सकते हैं उनके लिए भी अच्छी होती है। तो पिछले साल जो कि कराची में इनकी फॉर्म अच्छी थी। बाकी हसीब ने बिल्कुल ठीक किया है कि इनकी बॉलिंग अंडर यूटिलाइज रही है। सोहेल अख्तर ने कभी भी इनकी बॉलिंग को यूटिलाइज नहीं किया, जबकि पाकिस्तान नेशनल टीम से इसको बाबर ने बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। और फ्रेंचाइजेस दूसरे क्रिकेट में भी दुनिया इनकी बॉलिंग को यूटिलाइज करती है। तो आई एम होपिंग कि शाहीन अफरीदी इनकी अगर बॉलिंग को यूटिलाइज करते हैं तो देन he will add like a lot of value in Lahore Qalandars team. तो इस पे I'm having high hopes from him. सही, इसका हफीज का सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि हफीज has had a long career spanning over 2 decades almost, ठीक है। तो दो दिहाई में भी जो है वो हफीज कभी भी आपका अब ऐसा नहीं हुआ कभी कि कोई किसी घर में आप बच्चे के पास जाए और वो बोले कि मैं बड़ा होकर हफीज बनूंगा या मेरा फेवरेट प्लेयर हफीज। ही इज नेवर बीन अ डोमिनेंट प्लेयर, वो हमेशा साइड लाइंस में कभी 4-5 मैच 6 मैच में एक दफा खेल गया। तो आई थिंक वही एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए हफीज से। अभी भी प्लेयर ऑफ द सीजन वाली उसकी नहीं है लेवल उसका, ना कभी था ना कब। एक जमाने में जब वो T20 पाकिस्तान में नई शुरू हुई थी तब इसने एकदम से एग्रेसिव क्रिकेट खेलना शुरू की थी, पर हिज स्ट्राइक रेट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम गोइंग इनटू हिज इनिशियल करियर एटलीस्ट। बट आई वुड से कि तजुर्बा जो मैंने बोला, जैसे शाहीन नीड्स प्लेयर्स लाइक हफीज अराउंड हिम, तो आई थिंक वो बहुत आपके लिए लाहौर के लिए काम आएगा। और दूसरा अगेन ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बनेगा, लेकिन जहां पर अक्सर मैच फंसेंगे वहां पे तजुर्बे से अपना मैच निकाल सकता है। और बॉलिंग ऑब्वियसली इज एडेड बेनिफिट और हफीज, सो आई थिंक वैल्यूएबल एसेट हो सकता है। बिल्कुल। और लंका प्रीमियर लीग में मैं बस बताना चाहता था कि 9 मैचों में सिर्फ 85 रन किए, 11 की एवरेज है, 89 का स्ट्राइक रेट है और हाईएस्ट 16 रन है। तो आप ये देखें कि 9 मैचों में सिर्फ हाईएस्ट 16 रन है। तो आई गेस, और मुझे लग रहा है कि इसी बात में हसीब आप क्या कहते हो, यही चीज ट्रिगर कर सकती है उसको रिटायरमेंट के लिए? देखिए हफीज का नहीं ट्रिगर तो खैर वो उसका आई विल टेक हिज वर्ड। उसने कहा कि भाई मेरा प्लान ही यही था कि वर्ल्ड कप के बाद मुझे रिटायर होना है इंटरनेशनल से, तो आई विल टेक हिम ऑन हिज वर्ड। बट ये है कि अब आई थिंक पिछले 1-2 साल में ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि हफीज और स्पिनर्स, इट्स लाइक एवरीवन नोज कि हफीज की कमजोरियां स्पिनर्स बनते जा रहे हैं और स्पिनिंग ट्रैक पे हफीज विल स्ट्रगल। तो हो यही रहा है कि लंका प्रीमियर लीग अगेन, आपको श्रीलंका की विकेट्स का पता ही है, श्रीलंका की कंडीशंस का पता ही है, इट्स नॉट फेवरेबल फॉर द गेम प्ले ऑफ हफीज। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैव सेड कि हफीज का जो अब रोल हो जाना चाहिए था पिछले 3-4 सालों में, वो यही होना चाहिए था एज अ फिनिशर का। बट ना उसने कभी एक्सेप्ट किया, ना किसी और ने उसको कन्विंस करने की कोशिश किया भी तो वो हुआ नहीं। और ये बात हसीब ने हमारे पहले या दूसरे शो में भी कही थी, और ये दैट होल्ड्स ट्रू टिल दिस डे। 3-4 साल हो चुके हैं इस बात को।
तो यार वैसे मैं अब एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, आप दोनों से ओपिनियन भी लूंगा इसमें, कि हफीज का ये कि यार अगर वर्ल्ड कप में रिटायर होना होता तो वर्ल्ड कप से पहले ऐलान कर देना ज्यादा बेहतर होता, ताकि आपको आखिरी मैच एक तरीके से मिलता, आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाता वहां पर। नहीं साकिब भाई, आप तो पहले से प्लान नहीं था इसका, पहले से प्लान इसका नहीं था वही तो इसका। लग रहा हूँ कि पहले से अगर प्लान होता तो फिर इंसान पहले ही करता है, उनको कर इनको तो बल्कि आइडियली पिछले साल वर्ल्ड कप तो उसको पिछले कोई साल होना था, उससे पहले ही ऐलान अंदेशा कर देना चाहिए। नहीं, इसको कोई इंडिकेशन दी गई है इंटरनली कि भाई अब आपकी जो है ना क्योंकि जब उसने वर्ल्ड कप के बाद बोला था कि यंगस्टर्स को चांस देने के लिए, तो वही उसी वक्त लग रहा था, कहता कि भाई मुझे याद नहीं किसने बोला था कि कहते कि अब भाई ये ना हो कि यंगस्टर्स को चांस देने में या आपकी अगली बार बारी आई ही ना। तो इसका कोई पुख्ता प्लान नहीं था वर्ल्ड कप से पहले का, और ये बाद में इसको बस ने सोचा कि अब नहीं बननी तो छोड़ दिया। खैर अच्छा कि लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम फील्ड्स। हसीब, अगले प्लेयर हमारे गोल्ड सॉरी डायमंड में, बस डायमंड तो हो गई है पूरी, डायमंड पूरी हो गई हमारी। चले अब साकिब भाई, सोने की डायमंड पूरी तरफ हो चलते गई, हैं। 40 मिनट हमारे हो चुके हैं शो के। बिल्कुल। लेट्स मूव चले क्विकली जी। टू गोल्ड। गोल्ड में यार अब लाहौर कलंदर्स की 3 बारियां थी इस दफा। ओवरऑल ड्राफ्ट में 4 गोल्ड की पिक्स होनी थी, जिसमें से 3 लाहौर के पास थी, तो सारा सोना हम लूटने के मूड में थे। हमारी पहली बारी आई तो सबसे पहले जो हमने पिक किया था, अब्दुल्ला शफीक को पिक किया था। अब्दुल्ला शफीक जो कि डोमेस्टिक में बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, सियालकोट से, 22 साल इनकी एज है, सियालकोट से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान के ऑलरेडी 2 टेस्ट और 3 T20 खेल चुके हैं, मगर अभी तक सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले थे। मगर एक अब मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ चुका था कि टीम्स ने अब्दुल्ला शफीक को पिक करना ही करना था, क्योंकि अच्छे मैच्योर तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। उनकी अगर T20s की बात की जाए तो T20s में इनके 658 रन हैं, सिर्फ 20 मैचेस में। 38 की उनकी एवरेज है, 131 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो वो अब ऐसे प्लेयर बन चुके थे मैच्योरिटी की तरफ के अब इस साल उनका पिक टीम्स के प्लान में उन्होंने होना ही होना था। तो लाहौर ने फिर चांस नहीं लिया और अब्दुल्ला शफीक को पिक कर लिया अपनी गोल्ड की पहली बारी में, क्योंकि इससे पहले के क्योंकि जल्मी के पास भी एक पिक रहती थी, तो लाहौर ने वेट नहीं किया कि उनको किसी और टीम की तरफ जाने दिया जाए। तो उनकी रीसेंट फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की ऐसी है कि उन्होंने टेस्ट डेब्यू जो भी किया है बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें एक में 52, पहली इनिंग्स में 52, दूसरी इनिंग्स में 73 किया था, और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने 25 रन किए थे। तो अच्छा टेस्ट डेब्यू किया है अब्दुल्ला शफीक ने। ही इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। तो आई रेटिंग वेरी हाई। अब्दुल्ला शफीक बड़े मेच्योर ऐसा प्लेयर है जो कि बड़ा मेच्योर हो जाएगा आगे चल के। ये मेच्योरिटी से खेलते हैं, स्टांस बड़ा अच्छा है, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, खूबसूरत इनिंग्स खेलते हैं। कंपेयर करना तो नहीं चाहिए, मगर बड़ी मुझे उनके बैटिंग स्टांस में बड़ी कोहली वाली फीलिंग आती है। और अब तो चूंकि लाहौर कलंदर्स में आ चुके हैं, अब तो हम इसको कोहली बना के दम लेंगे। आप दोनों से ओपिनियन लूंगा, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन गाने भी गा अब्दुल्ला लेता शफीक। है और गिटार भी बजा लेता है। अच्छा, वो मुझे नहीं पता। यार वो तो अच्छा, वो तो भाई लाहौर कलंदर में जो ना भी बजाए हम उससे भी बजवा लेते तो हैं। मैंने तो मैंने लाहौर इसकी कलंदर देखी की थी। अगली वीडियो हो सकता है उसमें जो है इनका प्रोमिनेंट रोल हो। अच्छा, मैंने मैंने इसकी बैटिंग देखी थी, और जब भी मुझे अभी तक याद है साकिब भाई, जब बाबर आजम को मैंने पहली बार खेलते हुए देखा था, और दूसरा असद शफीक मुझे याद है, जो मैंने असद शफीक बिल्कुल छोटे थे किसी अंडर एज ग्रुप में देखा था, कि इसमें उसको देखा था। तो 2-3 प्लेयर ऐसे, कुछ प्लेयर होते हैं जो आपकी एकदम से पकड़ दे, ग्रैब योर अटेंशन। तो मैंने जो इसको अब्दुल्ला शफीक को भी डोमेस्टिक की देखी थी, तो मोहम्मद ही यूसुफ मोहम्मद यूसुफ वाज नॉट, मैंने उसको टीम में आने के बाद देखा था। मतलब ये प्लेयर है जिनको पहले देखा अंडर एज में डोमेस्टिक में, दे कैच योर आई, और आपको लगता है कि हाँ यार कुछ कुछ डिफरेंट है इसमें, कुछ फुटवर्क में, कुछ रिस्ट वर्क में। तो अब्दुल्ला उस कैटेगरी, सिर्फ वो भी नहीं है कि एक तहम्मुल मिजाजी, जब आप विकेट पे खड़े होते हैं ना, तो वो नजर आती है उसके अंदर। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म हमारी नेशनल टीम के लिए भी इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। और लाहौर के, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ब्रांड बिल्डिंग इनकी और प्लेयर डेवलपमेंट, इसे कल्चर बड़ा अच्छा है। खैर हमारी सारी टीमों में भी अच्छा है, अभी तक किसी भी टीम में ऐसी कोई खबरें नहीं है कि टॉक्सिसिटी मौजूद हो, क्योंकि पीछे लोग बड़े अच्छे मौजूद है सब जगह। और लाहौर के, जैसे हमने समीन भाई हो गए, इनसे बात की थी, आप का तो मजीद जाहिर है डायरेक्ट लिंक है लाहौर से भी। तो आई थिंक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड भी है फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फॉर अब्दुल्ला, एंड इट्स अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर लाहौर एंड पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अब्दुल्ला शफीक से आई एम वेरी हाई 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 होप्स फ्रॉम अब्दुल्ला शफीक इस सीजन। लाहौर कलंदर ने इस दफा यार ये किया कि बहुत सारे टैग अंबा हमारे ऊपर लगता है कि हम डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते। तो सीब आप इस साल नहीं कह सकते कि आपने अब्दुल्ला शफीक भी लिया, हमने कामरान गुलाम भी हमने उठाए हुए हैं,
इसके अलावा हमने ज़मान खान केपीएल के परफॉर्मर भी उठाए, ठीक है, हमने आकिफ जावेद को भी हमने पिक किया, इमरान रंधावा को भी पिक किया। तो यू कैन नॉट पुट से कि डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देते। तो अब्दुल्ला शेख इज वन ऑफ देम, लाइक उन प्लेयर्स में से हैं जो हमने डोमेस्टिक को इज्जत देते हुए इस दफा लाहौर के अंदर पॉलिसी चेंज की है और उनको पिक किया है। सेकंड हमारे पास पिक थी फिल सॉल्ट की। फिल सॉल्ट को हमने पिक किया। यार फिल सॉल्ट इस टाइम पे लाहौर की उम्मीदों का वाहिद दारोमदार इंटरनेशनल प्लेयर एज ए बैट्समैन में है, क्योंकि हमेशा से होता था, कभी हमारे पास बैज मैकलम होते थे, कभी गेल होते थे, कभी क्रिस लिन होते थे, कभी एबी डिविलियर्स होते थे। इस साल हमारे पास कभी बेन डंग थे। इस साल हमारे पास कोई भी बड़ा नाम नहीं है बैटिंग में। तो भी सारी हमारी जो उम्मीदें वो इस टाइम पे फिल सॉल्ट से हैं। और फिल सॉल्ट आपको पता ही है कि हिस्टोरिकली एक बड़ी गलती जो मुझे लगी, आई डोंट नो आप एग्री करेंगे उससे नहीं, अभी जो इन्होंने 19 और 20वां प्लेयर लिया उसमें भी जाके इन्होंने बॉलर उठा दिया व्हेन दे नीडेड अ बैट्समैन। यार बैट्समैन तो थे। आई वांटेड ऑलराउंडर, लेकिन आप आकिब जावेद को कहाँ खिलाएंगे? आई मीन जो आपके पास बॉलिंग अटैक है उसमें आप आकिब जावेद को कहाँ एडजस्ट करेंगे? यार वो जिसके भी आप 19वें 20वें प्लेयर देखोगे ना, वो बेंच के ऊपर ही जा रहे हैं। तो हमारे भी बेंच पे जाएंगे। आई वांटेड कि एक स्पिनिंग ऑलराउंडर उठा लेते, क्योंकि स्पिनर अगर हाँ वो तो हर चीज ही है, ऐसी बात तो नहीं है। अगर आप बैट्समैन भी उठा लेते तो हमारे पास तो अवेलेबल है ना बैट्समैन टूर्नामेंट। फिल सॉल्ट का आप दिया, इंग्लैंड में सिलेक्ट हो गया। यार वो जब हमने सिलेक्ट किया तब तक तो हमें नहीं ना पता था कि T20 में हो जाएगा। वो तो आज तक T20 उनकी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ही हुआ है, राइट? हाँ, तो हुआ अपनी फॉर्म की बेसिस पे ना। अभी आप लोगों ने भी सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि इसकी रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी है। तो ऑफ कोर्स अब रीसेंट फॉर्म अच्छी है तो वो अपनी नेशनल टीम से भी सिलेक्ट हो सकता है। तो फिर क्या करते हैं? एक विकेट कीपर चाहिए था, या डंक लेते या शॉट लेते। अब या तो नहीं, मैं तो रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। जब आपने रिप्लेसमेंट में आपने पिक किया उस वक्त तो आपको पता चल गया था ना कि फिल सॉल्ट वुड बी सिलेक्टेड इन इंग्लैंड। हाँ, तो उनकी रिप्लेसमेंट में डंक लिया ना, कीपर की जगह कीपर लिया हमने, क्योंकि वो जॉनसन चार्ल्स पहले मुल्तान उठा के ले गई थी। पीछे कीपर्स में आपके पास डंक ही रहता था। तो फिर वो जो 3 मैचेस के लिए जिसमें फिल सॉल्ट सिर्फ 3 मैचेस के अवेलेबल होगा, तो उसकी जगह डंक लिया फिर। साकिब आप जब जॉनसन चार्ल्स का नाम लेते हैं मुझे हंसी आती है। अच्छा खैर, बात ये है कि सॉल्ट को सिर्फ सॉरी मैं कह रहा हूँ सॉल्ट को मैं उन प्लेयर्स की कैटेगरी में डालता हूँ पर्सनली, मेरे हिसाब से, जिनका नाम मैंने मोस्टली पीएसएल से पहले नहीं सुना था। तो उसमें लिविंगस्टन को भी मैं डालता हूँ। उनको आपने उससे डालो, मैं नहीं जानता था इन लोगों को for PSL, so I don't know if PSL has kickstart their career or not, but yeah, but so इसके अवेलेबिलिटी का ये सीन है कि ये हमने जब पिक किया तो उनके नेशनल T20 स्क्वाड में फर्स्ट टाइम पिक हुआ। इससे पहले अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे तो खेला था। ये जो पिछले साल पाकिस्तान जब गया था तो उसमें ये पाकिस्तान के खिलाफ इसने खेले थे, और एक मैच में इसने शाहीन अफरीदी को अच्छी खासी हिटिंग की थी। और आपको पता है कि यार ये सॉल्ट पीएसएल से पहले हम अबू धाबी में बेसिकली देख चुके थे। जो अबू धाबी का लाहौर कलंदर जीता था उसमें लाहौर कलंदर के कीपर थे फिल सॉल्ट। फिर हम सिडनी में भी इनको लेके गए थे एज ए प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, और ये सिडनी भी हमारे पीडीपी के लड़कों के साथ भी गया था। देन फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे हैं, इंग्लैंड नेशनल टीम में आ गए। 25 साल के हैं, ससेक्स से इनका ताल्लुक है। 3 वनडे जिस तरह मैंने बताया वो खेल चुके हैं। अब बात यह है कि फिल सॉल्ट हमारे पास इसकी फॉर्म जितनी रिसेंट अच्छी थी तो गोल्ड में मिल जाना, उसके भी डायमंड में थे आई गेस इनकी ओरिजिनल कैटेगरी, गोल्ड में इनकी रेलीगेशन कैटेगरी थी। वहां पर लाहौर ने इनको पिक किया क्योंकि इनकी जो लंका प्रीमियर लीग थी वो बहुत अच्छी गई थी, इनका जो T10 लीग थी वो बड़ी अच्छी गई थी। नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों लीग्स को खुद देखूंगा, क्योंकि पीएसएल में इन दोनों टीम्स की वजह से बहुत से प्लेयर्स पिक हुए हैं इन दोनों लीग्स की परफॉर्मेंसेस की बेस पे। तो सॉल्ट भी ऐसा ही है कि लंका प्रीमियर लीग के 3rd हाईएस्ट बैट्समैन है। 10 मैचेस में इन्होंने 301 रन किए हैं इन्होंने, और 154 का स्ट्राइक रेट, 154 का स्ट्राइक रेट। और T10 में भी अगर आप इनको देखें तो ये T10 के 2nd टॉप स्कोरर हैं आफ्टर जजई टॉप स्कोरर थे, मगर इन्होंने 12 मैचेस में 344 रन किए, 240 का स्ट्राइक रेट था इनका, जबकि जजई का सिर्फ 200 का स्ट्राइक रेट था। तो फिल सॉल्ट बड़ी प्राइम फॉर्म में है, और लाहौर कलंदर्स की तरफ से लाइक हमारे जो इस साल की जो फोकस है वो फिल सॉल्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कोई बड़ा नाम बैट्समैन में हमारे पास कोई बड़ा नाम इस दफा है नहीं। इसके बाद चलते हैं, फराज किधर गए हो यार?
अगले प्लेयर चलते हैं, वो फराज है या नहीं है, भाग गया। मैं थोड़ी देर के लिए मैं अकेला ही हो गया था यार, मैंने कहा कि मैं अकेले ही अपने आप से बातें करी जा रहा हूँ। चले अगला प्लेयर की बात करते हैं यार, हैरी ब्रूक यार 22 साल के हैं, यॉर्कशायर कनेक्शन, लाहौर कलंदर का वैसे भी यॉर्कशायर के साथ एक मुआहदा हुआ है। अभी यॉर्कशायर ने 26 दिसंबर को लाहौर कलंदर के साथ उनका पाकिस्तान में मैच, उन्होंने आना था, एक नुमाइशी मैच खेलना था लाहौर कलंदर के साथ, और मगर कोविड के सिलसिले में वो कैंसिल हो गया। फॉर्मर इंग्लैंड अंडर 19 कैप्टन भी है हैरी ब्रूक। वाइटलिटी ब्लास्ट बहुत अच्छा गया, 100 इनका बहुत अच्छा गया। इनका ओवरऑल अगर इनका T20 के स्टैट्स अगर आप देखें हैरी ब्रूक के, तो 50 T20s खेल चुके हैं ओवरऑल, ठीक है। 1275 रन किए हैं इन्होंने, 33 की एवरेज है, 143 का स्ट्राइक रेट है। वाइटलिटी ब्लास्ट के 4th हाईएस्ट स्कोरर थे ये, और 13 मैचेस में इन्होंने 486 रन किए थे, 70 की एवरेज थी, 150 का स्ट्राइक रेट था हैरी ब्रूक का, जिसकी बेसिस के ऊपर लाहौर ने इनको किया, और चूंकि कैप्टन भी रहे हैं लाहौर आजकल उस तरह के प्लेयर्स। जी बात 100 में ये कौन सी टीम, मुझे याद पड़ रहा है मैंने 100 तकरीबन पूरा देखा था, इसमें मुझे याद पड़ रहा है मैंने इसको देखा था किसी टीम में, आई बिलीव यार ये उसी में होगा आई गेस, मोइन अली वाली और ये लिविंगस्टन वाली टीम में ही होगा शायद ये। तो खैर मुझे याद पड़ रहा, मुझे ये नहीं याद कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन मुझे याद है कि मैंने इसको देखा था। सो साकिब भाई क्या ओपनिंग बैट्समैन है? साकिब भाई का ऑडियो चला गया। हसीब तुम्हें आवाज आ रही है साकिब भाई की? मुझे साकिब भाई की आवाज नहीं आ रही है, और साकिब भाई को भी लगता है हमारी आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि वो बोले जा रहे हैं और हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। साकिब भाई जी अब आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा सॉरी यार, चक्कर ये होता है कि व्हाट्सएप की कॉल बीच में आ जाती है हमेशा शो के दौरान, तो वो मेरे कजन की बीच में कॉल आ रही थी, तो जिसकी वजह से फिर मैंने कैंसिल तो कर दी, मगर वो एक मिनट फोन में चला। ऑप्शन होता है डू नॉट डिस्टर्ब का। अच्छा डू नॉट डिस्टर्ब वाला, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपने अच्छा बताया, मैं उसको यूटिलाइज करूंगा डू नॉट डिस्टर्ब का। अच्छा भाई चले हैरी ब्रूक से आगे बढ़ते हैं यार, हम जो बात कर रहे थे वो मेरे में मोस्ट लाइक ये ब्रिमिंगम होगा। मैंने 100 के बहुत कम मैचेस देखे हैं, मगर हुआ तो ये ब्रिमिंगम फिनिक्स में होगा। तो उसमें भी 100 में भी इसने 5 मैचेस खेले, और 5 मैचेस में इसने 180 रन किए हैं, 47 की एवरेज है, 153 का स्ट्राइक। मगर हैरी ब्रूक का मसला ये हुआ है कि ये गया है, इसकी रीसेंट फॉर्म बड़ी हॉरिबल है। ये हॉबार्ट हरिकेन से बिग बैश खेल रहे थे, और ना बताने वाले नंबर्स हैं, वो सारे के सारे मैचेस में बेचारा फ्लॉप हो गया। चला खैर कोई बात नहीं, वो रन बचा के रखे उसने लाहौर के लिए। एक सेकंड यार, मैं बंद करके दोबारा आता हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा तक आप लोगों की नहीं आ रही। आप हैरी ब्रूक पे कंटिन्यू करें, या इसके आगे मैं आके फिर कंटिन्यू करता हूँ। मुझे आप लोगों की आवाज जो है ना बड़ी अजीब सी आ रही है। नेक्स्ट प्लेयर कौन है? हासिब नेक्स्ट प्लेयर कौन है इसमें? यार नेक्स्ट प्लेयर अब मुझे उठा के वो देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा उन्होंने हैरी ब्रूक्स की बात कर ली है, फिल सॉल्ट हो गई, हैरी ब्रूक हो गए। यार ये तीनों गोल्ड थे, तो गोल्ड हो सिल्वर पे आ जाते हैं। सिल्वर तो वैसे ही तुम्हारे पास है। आ जाते हैं, हम सिल्वर पे बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर की तरफ से सिल्वर में पहली बात, अच्छा मैं पहले तो स्टार्ट करना चाहता डीन फॉक्सक्रॉफ्ट से, लेकिन आई थिंक उसके लिए साकिब भाई का होना जरूरी है। तो लेट्स टॉक अबाउट कामरान गुलाम, because I'm very happy about one player getting picked in PSL, वो जो कि कामरान गुलाम है। बहुत ही सॉलिड बैट्समैन, ही इज बीन परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पिछले सीजन में कायद आजम ट्रॉफी में रिकॉर्ड रन्स स्कोर किए थे, पाकिस्तान की डोमेस्टिक का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था, सबसे ज्यादा रन्स बनाने का। KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से खेलते हैं। FC की एवरेज इज अराउंड 48.56, 5,000 से ज्यादा बॉलें खेल चुके हैं। 9 सेंचुरियां, 13 सेंचुरियां। ये मैं बात कर रहा हूँ 4 डे क्रिकेट, वो 4 डे क्रिकेट की पाकिस्तान के डोमेस्टिक में। और एवरेज लाइक 2,000-2,500 से ज्यादा के रन बना चुके हैं। तो बहुत ही सॉलिड बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा पिक है। ऑल्सो ही बॉल्स स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बॉलिंग कराता है।
बॉलिंग की एवरेज जो है 40.07 है, इकोनॉमी रेट अगर मैं उसकी बात करूं, T20 की बात करूं सिर्फ, तो 19.28 का की एवरेज है, इकोनॉमी रेट 6.96 जो कि बहुत अच्छा है, और स्ट्राइक रेट है 16.6. Very good player, very good pick. I would have स्ट्राइक रेट क्या बताया सी बॉलिंग में या बैटिंग में? बैटिंग में? अच्छा, बैटिंग में अगर T20 की बात करें तो 28 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट इज 133.33. मिडिल ऑर्डर का और हसीब इसकी बैट्समैन सेंचुरी देखी थी, इसने एक सेंचुरी नेशनल T20 में बड़ी मैं जबरदस्त की। उसी की तरफ आने वाला था कि 110 रन की इनिंग्स खेली थी, नॉट आउट की सेंचुरी, देखी थी मैंने भी, हाँ। बहुत क्लासिक इनिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी कि बाकी इस बंदे ने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके उसको टीम में जगह दी गई है, किसी टीम में जगह मिली है. लाइक आई वाजंट हैप्पी अबाउट साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, और सबसे बड़ी बात, इसने केपीके के लिए सारे मैचेस भी नहीं खेले थे. फराज, he came in the tournament in the middle of the tournament, like इनफैक्ट मिडिल भी नहीं का, जो लास्ट लेग था ना टूर्नामेंट का, उसमें आया था, और इसने ये सारी परफॉर्मेंसेस इन क्वालिफायर्स, फाइनल्स और उसमें दी हैं. तो वेरी वेरी गुड प्लेयर. दे हैव मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथनिंग करता है, डोमेस्टिक का अच्छा प्रोडक्ट है, और लोकल प्लेयर है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट हिम. नॉट हैप्पी दैट ही वाजंट पिक्ड बाय वन ऑफ माय टीम्स, बट हैप्पी कि इसको एटलीस्ट पीएसएल में किसी ने पिक किया है. अच्छा, फॉक्सक्रॉफ्ट की बात करें अगर, साकिब चलिए भाई? जी, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट अगेन, ये एक तरह से ना कोई टिम डेविड टाइप सरप्राइज देने की कोशिश की है लाहौर कलंदर ने, कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट होगा कि अगर ये चल पड़ा तो नाम लाहौर कलंदर का होगा, यहाँ पे एक और टैलेंट जो है लाहौर कलंदर ने इंट्रोड्यूस किया है. क्वाइट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट दैट ही हैजंट प्लेड क्रिकेट सिंस मार्च 2020. तो इसने अपना आखिरी मैच जो है वो मार्च में खेला था. उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन है वही, आप बल्कि आप अच्छा है आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि फंसा हुआ था ट्रांजिट में, न्यूजीलैंड से बाहर था, उस वापस नहीं जा पा रहा था. बेसिकली साउथ अफ्रीका है ना, डोमेस्टिक खेलता है उधर, तो वो उनके लॉस के अंदर बेचारा मेरे ख्याल में आके फंस गया. ये साउथ अफ्रीका में फंसा हुआ है, और जिस किस्म के हालात साउथ अफ्रीका के हैं, शायद इसकी वो वीजे शीजे नहीं लग रहे, उन्होंने इस तरह के कोई वीजे बैन किए हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने, तो 1 साल से वहां नहीं खेला. अब ये बेचारा लोकल क्लब क्रिकेट खेल रहा होगा, मगर ही इज वेरी हाईली रेटेड. जो इसकी जितने न्यूजीलैंड डोमेस्टिक से ये सीजन खेला है, बड़ा जैक कैलिस टाइप का प्लेयर है, और ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर है ये. बेसिकली मिचेल नंबर के ऊपर बैटिंग भी करेगा, और बॉलिंग भी अच्छी, इसके बड़े अच्छे नंबर्स हैं. बैटिंग इज तो लाइक डीन 4-5, बल्कि 3 पे भी की है इसने बैटिंग. जो 4-डे क्रिकेट है उसमें नंबर 3 पे भी बैटिंग की है, तो फ्लेक्सिबल है उस हिसाब से. अगर इसकी एवरेज की बात करूं या उसकी स्टैट्स की बात करूं, तो यार 41.46 की एवरेज है T20 में बैटिंग की, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 129.56. तो वो मिडिल ऑर्डर कंसोलिडेटर, या आप कह लें कि जो एंकर का रोल जो है, ही कैन नहीं, प्ले. इसकी स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए. क्या स्ट्राइक रेट लिखा हुआ है? 129.56. ठीक है. साकिब भाई, जाक कालिस का नाम लेके आपने अटेंशन मेरी ले ली. मेरा हमेशा का फेवरेट प्लेयर रहा है वो जाक मेरा भी कालिस. हमेशा से फेवरेट प्लेयर है. अगर आप मेरा भी आपको ना है. आज भेजूंगा इसकी कुछ इनिंग्स, और आप देखना, बिल्कुल आपको लगेगा जिस तरह ये कैलिस खेल रहा है. अच्छा, नहीं, that's intriguing for me. He's like but bowling में he's not a fast bowler. मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं कि भाई स्पिनर है ना, राइट आर्म ऑफ ही है. ऑफ ब्रेक अच्छा, off ही है. बॉलिंग कराता है. Okay. T20 में अगर उसके स्टैट्स देखें, कोई बहुत ज्यादा इतनी परफॉर्मेंसेस एज सच है नहीं. इकोनॉमी रेट भी 9.34 है, व्हिच इज ऑफ कोर्स, आप अब अगर रीसेंट आप T20 उठा के देखें, ऑफ ब्रेक बॉलर्स आर नॉट नोवेयर नियर, उनकी परफॉर्मेंसेस आपको, उनके स्टैट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे. तो इकोनॉमी रेट 9.34 है, एवरेज है 48.6, स्ट्राइक रेट है 31.2. तो मोस्ट प्रोबेबली अगर पार्ट टाइम बॉलर आपको चाहिए हो लेफ्ट हैंडर्स को बॉल कराने के लिए, ऑफ स्पिनर को लाना हो, तो और हफीज उस वक्त ना हो, तो शायद you'll go to साउथ अफ्रीकन हफीज है ये. हाँ कह सकते हैं, हाँ कह सकते हो. बाकी 4-5 नंबर पे वही स्ट्राइक रेट है. एवरेज उसकी जरा ज्यादा है, इसकी जरा ज्यादा है, बट अगेन इसका एक्सपोजर उतना नहीं जितना हफीज का है, तो वी कांट
से फॉर श्योर, क्योंकि इसका कंपटीशन ऑपोजिशन उस तरह का नहीं है जितना हफीज का हो। चले थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ाते हैं, घंटा हमारा पूरा हो गया शो का, जो देखने वाले फिर आ होंगे जाते हैं जी वो भी थोड़ी होंगे। अहमद दानियाल अगेन लाहौर कलंदर पीडीपी प्रोडक्ट। हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हैं शो के शुरू में, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस ये मैं असल में मैंने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस उठाने की कोशिश की T20 की, तो साकिब भाई मुझे कहीं मिली नहीं, पता नहीं, मेरे ख्याल से क्रिकेट इन्फो ने वो गायब की में छुपाई हुई तो है। कहाँ से डालेगा वो? तो टेप बॉल का बॉलर लेकर आए हैं, तो कहाँ से भी खेलेगा? क्रिकेट ही नहीं खेला वो, बस अपनी जो पिछली पीएसएल खेला था, वेरी मीडियोकर पीएसएल। बट एक बात मैं दोबारा कहना चाहूँ था। कि इसके लिए जो है इन्होंने फखर को जो है वो उसमें डाल दिया था, तो डेंजर में। तो एनीवेज अभी बात में पहले ही कर चुका हूँ कि इस वक्त स्टार्स की तरफ से खेल रहा है हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट है। हारिस रऊफ क्योंकि वापस आ चुके आ गए, तो अब ये खेलना शुरू हो गया। पहले शुरू में भी खेला था एक गेम, और एक अभी खेला था लास्ट नाइट, तो जिसमें उसने 37 रन देके एक विकेट ली थी 4 ओवर में। फिर आ जाती जी सोहेल अख्तर, जो लाहौर कलंदर के पिछले कैप्टन थे, 35 साल उम्र है उनकी। लाहौर कलंदर की तरफ से अगेन ही इज बीन अ सर्वेंट ऑफ लाहौर कलंदर, देयर प्रोडक्ट, देयर सॉर्ट ऑफ एन एम्बेसडर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पिछले डोमेस्टिक में T20 नेशनल T20 में का हिस्सा थे। एफसी तो खेल में कोई नहीं खिलाया इनको, लेकिन शुरू में नॉर्दर्न का हिस्सा थे, फिर नॉर्दर्न से इनको ट्रांसफर करके बलूचिस्तान में डाला था, क्योंकि नॉर्दर्न से कोई खिला नहीं रहा था इनको। तो बलूचिस्तान की तरफ से 2 इनिंग्स, एक 50 की थी इसने अगेंस्ट खैबर पख्तूनख्वा, और फिर सिंध की तरफ से 37 नॉट आउट का स्कोर किया था एक मैच में। उसमें एक ओवर भी करा दिया था इसने, 2 रन दिए थे उस ओवर में। तो बट अगेन एवरीवन नोज इन टर्म्स ऑफ T20 एवरेजेस, अगर उसकी देखी जाए तो 125.86 का स्ट्राइक रेट है, 27.62 का। कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, यानी उसको वो कर देगा, ये बॉलिंग लाइनअप्स को तबाह कर देगा, लेकिन फिर वो पोटेंशियल का वो नहीं होता। और अब अगेन जो उसकी एज है, 35 साल उसकी एज है, उसमें अब मैं ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कुछ करता नहीं हूँ, कर नहीं यार सकता। on a personal note, I've always been very underwhelmed by Sohail Akhtar. मैंने हमेशा ये एक्सपेक्ट करके उसकी बैटिंग जब भी आता था मैच, ऑब्वियसली अब वो अंडरडॉग को रूट करने वाली जो बात होती है हर एक करता है, तो जब ये शुरू में कप्तान भी बनाया था, ये आया था, तो आई वाज रूटिंग फॉर हिम कि यार नहीं, ये अननोन है, इधर से उठ के आया है, बड़ी अच्छी स्टोरी है और लाहौर की स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन ही फेल टू इम्प्रेस। मुझे कभी भी जो है ना मुतमईन नहीं कर सके। आप बताइए यार। मुझे लग रहा था कि इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है, मगर अनफॉर्चुनेटली लाहौर ने इसको बहुत ज्यादा ओपनिंग में या टॉप 3 में ओवर यूटिलाइज कर लिया। मेरे ख्याल में 5वें 6वें नंबर के ऊपर लेट ऑर्डर में पावर हिटिंग के लिए ज्यादा अच्छा पोटेंशियल उसमें मौजूद है। और पिछले साल इसकी बड़ी फॉर्म बुरी गई है, जिसकी वजह से कप्तानी भी गई। अब प्लेइंग 11 में देखें कि कामरान गुलाम खेलेगा या सोहेल अख्तर खेलेगा, क्योंकि इसकी जो फॉर्म थी पिछले साल बहुत डिप कर गई। 10 मैचेस में सिर्फ इन्होंने 149 रन किए थे पिछले साल, और सिर्फ 109 का स्ट्राइक रेट था। तो वेरी बीइंग अ कैप्टन को लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, तो इस तरह का प्लेयर डेफिनेटली कैप्टनसी मटेरियल तो कभी ना थे ना है। ठीक है, हम फाइनल तक चले गए थे, मगर आप सबको पता है कि फाइनल में हम डेविड वीजा लेके गए थे, समित पटेल लेके गए थे, बेन डंक लेके गए थे, क्रिस लिन लेके गए थे। सोहेल अख्तर ने भी 2 अच्छी इनिंग्स खेली थी उसमें, मगर उनकी कैप्टनसी वजह से हम फाइनल तक में नहीं गए थे। तो दैट्स माय से ऑन सोहेल अख्तर। लेट्स सी इस दफा, लेट्स होप कि परफॉर्म करें, मगर 5वें 6वें नंबर पे खेलें। ओपनिंग में मैं नहीं चाहता कि ओपनर खेलें, अब्दुल्ला शफीक और फखर के साथ ही ओपनिंग करनी चाहिए। अगला प्लेयर साकिब भाई, हमारा सिल्वर में कौन? अच्छा, सिल्वर कंप्लीट हो गया। सिल्वर नहीं, ज़ीशान अशरफ रह गए। तो ज़ीशान अशरफ जल्दी क्विकली बात कर लेते हैं। ज़ीशान अशरफ अगेन पोटेंशियल, प्रॉमिस, बट नॉट येट फुलफिल्ड वाली कैटेगरी में मैं डालूंगा कि बहुत सारा अभी तक ऑनेस्टली इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं जितना भी इसने खेला है। थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे हो सकता है मैं आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि he needs to mature from here
पोटेंशियल है, कौन सा शॉट कब खेलना है, किस वक्त खेलना है, क्या करना है, वो अभी तक नहीं आया। बट द गुड थिंग इज इसका अभी डोमेस्टिक का जो 4-डे क्रिकेट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो थी, इसका बहुत अच्छा जा रहा था। ही वाज परफॉर्मिंग इन दैट, ही वाज डूइंग वेल देयर, एंड और ये करता रहा है। लेकिन बात वही है कि इसकी जो परफॉर्मेंसेस होती है ना, वो पैचेस में होती हैं। आज अच्छा खेलेगा, कल का कुछ पता नहीं है। तो वो जो गारंटी है ना वो परफॉर्मेंस की, वो अभी तक नहीं हो आ रही है कि हाँ भाई वो वाली बात है कि चल दिया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यार वैसे इसका केपीएल अच्छा गया था, केपीएल में इसने सेंचुरी भी की थी, केपीएल के टॉप 5 बैट्समैन में होगा या नहीं तो टॉप 3 में होगा फॉर श्योर। मगर हॉरिबल नेशनल टी20, उसमें उसकी जी। वीकनेसेस बड़ी ऑब्वियस वीकनेसेस थी। तो ये वो टुल्ले वाली कैटेगरी में जाता जा रहा है। इसको थोड़ी सी अपनी टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी। जी, और साउथ पंजाब ने भी इसको फिर सेकंड 11 में डाल दिया था, rather than in the first 11। तो ये एक थोड़ा सा he needs to, क्योंकि यार इसके साथ प्रॉमिस बड़ा आ गया था। सेकेंडली सबसे बड़ा जो मेरा ख्याल है, मेरा अपना जाती ख्याल है, और मैं आई कुड बी रॉन्ग एंड यू गाइस कैन डिसएग्री एज वेल, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एक गलत, मेरे हिसाब से वो एक गलत अप्रोच थी कि जी आपने उसको उठा के डायमंड में वाइल्ड कार्ड करके, और वो एक प्रेशर आपने डाल दिया एडेड। जब एक प्लेयर ग्रो हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, लाइक फाइनेंशियली उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो डायमंड में आ गया, वो हो गया, लेकिन आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि यार ये इस लेवल का प्लेयर है, और हर कोई उससे फिर वो एक्सपेक्टेशन रखता है। एंड व्हेन ही फेल टू परफॉर्म एट दैट लेवल, आपने उसको अगले साल रिटेन भी नहीं किया उस टीम ने। तो एक बहुत आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ injustice with the talent. It's not the right way to groom a talent, मेरा अपना जाती ख्याल है। यार पैसे भी एक अच्छा बार जी। बताऊं, सारे पैसे उन्होंने जो थे ना अपनी बहन की शादी पे लगा दिए थे। अंदर की खबर बता रहा हूँ, पैसे भी नहीं बचे। तो आगे चलते हैं यार अमरजिंग की तरफ जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फराज, अमरजिंग में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स हैं लाहौर के, एक वैसे सप्लीमेंट्री में भी हैं जिसकी बात हसीब करेगा। मगर ये कि अमरजिंग में जो 2 प्लेयर्स उन्होंने पिक किए थे, एक तो मास खान है, 21 साल के हैं, केपीके से इनका ताल्लुक है। क्रिकेट इन्फो ने गलत लाहौर का लिखा हुआ है इनका कि ये लाहौर बॉर्न है, विच इज रॉन्ग। ये उधर की ट्रायल्स वगैरह से, इनको केपीके के ट्रायल्स वगैरह से मिले थे। ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले, चूंकि सिर्फ पिछले साल एक भी मैच नहीं मिला था, और उससे पिछले साल अगर आप देखें 2 मैच मिले थे। 2 मैचेस में मीडियोकर परफॉर्मेंसेस थी, नॉट बैड। आई एम सरप्राइज्ड कि सिर्फ आई गेस इमर्जिंग की वजह से शायद लाहौर कलंदर्स ने, जो कि अपने पीडीबी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनको पिकअप किया है। ये उनकी पहली पिक तो नहीं थे, पहली पिक तो खैर जमान खान ही थे। मगर ये कि मास खान लाहौर कलंदर के पीडीबी की प्रोडक्ट का हिस्सा है। केपी के सेकंड 11 से खेल रहे हैं आजकल। नॉर्दर्न के खिलाफ उन्होंने एक 9 विकेट्स वाला एक मैच खेला। अदर देन दिस इन्होंने कोई बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेली। इनके टी20 के बहुत ज्यादा स्टैट्स भी नहीं है। तो लाहौर कलंदर शायद इनको एक पूरा मौका देना चाहता है बिफोर लेटिंग हिम गो। और चूंकि इमर्जिंग में फॉल कर रहे हैं अभी तक, तो इस वजह से शायद इनको मौका मिल गया। अदरवाइज अगर सिल्वर में होते तो शायद मौका नहीं मिलता। अगले प्लेयर लाहौर के अंदर की इमर्जिंग में पहली पिक थी इस दफा, और लाहौर कलंदर्स ने पिक किया जमान खान को। जमान खान 20 साल के हैं, मीरपुर से इनका ताल्लुक है, कश्मीर से। कश्मीर प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी बॉलिंग इन्होंने की थी, और टूर्नामेंट के बेसिकली अच्छे बॉलर्स में से ये साकिब भाई, ये टॉप वही 5 है जो बॉलर्स में थे। मलिंगा को कॉपी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मलिंगा को कॉपी करते हैं। और नॉर्दर्न सेकंड 11 से भी खेल रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग में ये रावलाकोट हॉक्स से खेल रहे थे। 6 मैचेस में इन्होंने 10 विकेट्स ली थी। इकॉनमी भी इनकी इतना बहुत छोटा सा ग्राउंड था, उसके हिसाब से 7.73 वाज नॉट अ बैड इकॉनमी। और इमर्जिंग बॉलर्स साकिब भाई, में सबसे अच्छे पीएल में। वैसे तो उस लेवल पे ये नहीं खेला, तो आई डाउट कि वो मौजूद होगा, लेकिन इसकी पेस का कुछ अंदाजा है? यार देखने में तो एक्चुअल में वेरिएशन करता है। मलिंगा के एक्शन से आके ना कुछ पेस भी करता है और फिर वेरिएशन भी करता है। स्लोअर वंस भी उसी एक्शन से फेंकता है। ये आई गेस 135 टू 145 के अंदर ही इनकी रेंज है बेसिकली। 140 कर रहे हैं अभी, मगर ये कि रेंज मैंने मेरे ख्याल में आकिब जावेद का इंटरव्यू सुना तो कह रहा था कि इसको हम बढ़ा के 145 तक भी लेके जा सकते हैं इसको। मगर फिलहाल 140 के राउंड ही आप समझे, ये वो 150 वाला बॉलर नहीं है। कल इसने एक कंपैरिजन वीडियो पोस्ट की थी अपने ट्विटर पे, तो मोहम्मद आसिफ ने जो है उस पर रिप्लाई किया था कि भाई कोशिश करो कि ज्यादा कॉपी ना करो किसी को, अपना खुद समझो, सीखो, और जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो उस तरह करो। और मोहम्मद आसिफ को तो बिल्कुल भी कॉपी ना करो। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने।
फ्रॉम बॉलिंग पर्सपेक्टिव कर लो, लेकिन वो जो बाकी कुछ कर रहे हैं देखिए आप टैलेंट को नहीं यार, मैं आसिफ को कॉपी नहीं करना, आसिफ के साथ मिलाने नहीं है। तो ओवर टू द नेक्स्ट टू सप्ली पिक्स फॉर हसीब आपके पास। सप्लीमेंट्री में कौन है भाई हमारे भाई पास? सप्लीमेंट्री में पहले तो सैयद फरीदून है, जो कि इमर्जिंग की अगेन कैटेगरी में भी आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट ये है कि लेफ्ट आर्म इन ऑर्थोडॉक्स या अनऑर्थोडॉक्स जो आप कह सकते हैं, वो बॉलर हैं। तो वो क्योंकि अब चाइना मैन जो है वो इट्स नॉट अ राइट टर्म टू यूज, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो एक बस इनका वो है कि भाई ऐसे करके बॉल करा लेते हैं। फिलहाल जो है एज सच कोई परफॉर्मेंसेज एज सच है नहीं, तो मैं जिसके ऊपर मैं स्टैट्स के ऊपर मैं असीब ये बिग बैश में जो गया था, एक ही मैच, कितने मैच मिले इसको बिग स्टार्स की तरफ से एक ही मैच खेला था, उसमें 37 रन लिए थे और कोई विकेट नहीं थी, तो दैट्स द ओनली परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन सो फार। यार वैसे मैं बताऊं हसीब, उस मैच में ये हुआ था कि एक तो पहले मैच भी सिडनी सिक्सर्स से पड़ गया, पहला ही मैच सिक्सर्स से पड़ जाए, सिक्सर्स ने मार के, इसको सबसे कम मार पड़ी थी शायद। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ साकिब, मार पड़े ना पड़े, बट वो इतना डेटा नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूं कि भाई कितना अच्छा बॉलर है, कितना बुरा बॉलर है। ये लाहौर अंडर 16 और लाहौर अंडर 19 में ये खेलता रहा बेसिकली, अदरवाइज ये पीडीपी से। वो जो 37 रन वाली बात है ना, उसमें मैं कल दनियाल वाली बात करूं, कल मैं दनियाल की बॉलिंग देख रहा था, दनियाल ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो उसको 37 रन पड़ गए थे, लेकिन उसके 4 में से 2 ओवर बहुत अच्छे थे। अगेन वो स्टैट्स एक मैच में बेचारा, खैर उसको क्या बोले, लेकिन मैंने ये बात पहले की है जब उसकी नूर अहमद की बात हो रही थी, और मुझे ये कि लेफ्ट आर्म चाइनामैन या लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर बड़े पसंद उसकी वजह कि कम होते हैं, तो एक आम प्लेयर जो है वो उसका आदी नहीं होता है। तो अगर आपके पास अच्छा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर अगर मौजूद है और उसको अगर आप हार्नेस कर सकते हैं, कैन बी अ वेरी वेरी यूजफुल वेपन इन T20 क्रिकेट। ठीक है जी, तो ये सप्लीमेंट्री के पहले थी। फिर आ जाए समित पटेल। समित पटेल अगेन ही इज बीन द लॉन्गेस्ट। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब ये समित पटेल के लिए व्हेन वी कुड हैव ट्राइड फॉर कोयटा एंड गेट हिम इन, तो वो नहीं लिया, बट वी वेंट फॉर नूर अहमद, सो लेट्स होप दैट ही परफॉर्म्स वेल फॉर कोयटा। बट अगेन समित पटेल, वेटरन ऑफ PSL, हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर प्रीवियसली परफॉर्म फॉर इस्लामाबाद, लाहौर के लिए भी परफॉर्म करते रहे, कई मैचेस फिनिश किए, कई मैचेस जिताए हैं। अभी रिसेंट फॉर्म में LPL में भी बहुत अच्छी फॉर्म में थे फ्रॉम बॉलिंग परस्पेक्टिव स्पेशली। तो देखना ही है कि लाइक ही वही बात है कि एक कोर है लाहौर का, वो मेंटेन कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में भी लीडरशिप और सपोर्ट के लिए हिसाब से बहुत इसको इज्जत है, तो इज अ गुड पार्ट। आप लोगों ने क्वेटा में क्या वजन का कोटा पूरा करना था कि आजम के जाने के बाद समित को लेके आना था? गिवन द ऑप्शंस दैट वी हैव, आई वुड हैव यस। यार वैसे एक बात बताऊं, सही बात कर रहा है, क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में इसकी बैटिंग भी अच्छी गई और इसकी बॉलिंग भी अच्छी गई। टॉप आई गेस 16 विकेट्स इसने लंका प्रीमियर लीग में लिए, वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर विद द बॉल। तो आई एम सरप्राइज। अच्छा, मजे की बात ये हुई है कि नूर की रिप्लेसमेंट में भी अली इमरान ही है कोयटा ने, तो आई एम सरप्राइज के फिर उसकी रिप्लेसमेंट में अली इमरान को लिया है, ना कि कोई किसी और लेफ्ट आर्म स्पिनर को लिया है। तो अच्छा, दो तो ये हो गई सप्लीमेंट्री, उसने बात कर ली फराज। अब 2 सप्लीमेंट्री हुआ ये कि 19 और 20 पिक भी PCB ने अलाउ की थी, उसमें भी लाहौर कलंदर ने 2 प्लेयर लिए हैं जो दोनों बॉलर्स हैं। पहली पिक में वी वर एक्सपेक्टिंग, चिड़िया की खबर ये है कि लाहौर कलंदर वीजा की रिप्लेसमेंट देख रहा था, तो जो कि डेविड विली आइडियली हो सकते थे। डेविड विली वाज अवेलेबल, अगर लाहौर कलंदर ने चूज किया मोहम्मद इमरान रंधावा को। लाहौर की दूसरी पिक थी, मुल्तान ने 5वें नंबर चल के डेविड विली को पिक कर लिया। कुड बी द बजट रीजन, कुड बी द पर्स रीजन, जिसकी वजह से लाहौर डेविड विली को पिक नहीं किया। रंधावा का ये कि PSL 4 में भी लाहौर की मर्जिंग कैटेगरी में थे, कोई मैच नहीं मिला था क्योंकि हारिस रऊफ के साथ गया था लाहौर। इस दफा इमरान रंधावा को सिल्वर में पिक किया इन्होंने। 25 साल की हैं, खानेमाल से उनका ताल्लुक है। ऑलराउंडर है बेसिकली, मोर लाइक अ बैटिंग ऑलराउंडर देन बॉलिंग ऑलराउंडर। मीडियोकर हैं, थोड़े से हमारी तरह के रेलवे टाइप हैं, थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग। तो बैटिंग इनकी फिर भी बेहतर है। अगर आप इनकी T20 बैटिंग की बात कर लें तो 32 मैचों में 327 रन किए, 25 की एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। ये वो प्लेयर है जो हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करता है। दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम। ये मेरी तरह ही है कि बस जो जाएगा और हर बॉल को आउट ऑफ द पार्क करना है।
बॉलिंग कोई खास नहीं है इनकी। बॉलिंग हमने देखी भी ज़ल्मी की तरफ से, इनकी मीडियोकर सी बॉलिंग है, तेज एक्शन से बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर कोई खास बॉलिंग परफॉर्मेंसेज इनकी नहीं होती। तो बेंच पे जाएगा सीधा, मगर ही इज ऑलराउंडर बेसिकली। सेकंड जो प्लेयर लाहौर ने 20वें प्लेयर जो लिए हैं, वाकिफ जवेद हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे हैं पिछले 2 सीजन, इस साल सिल्वर में पिक किए हैं, इमर्जिंग में नहीं खेलेंगे। इवन दो इनकी एज जो है अभी तक 21 साल की है, मगर ये सिल्वर की कैटेगरी हो चुकी है। उसकी रीजन ये है कि लॉस पीएसएल में बनते रहते हैं। नया लॉ एक बना है कि अगर 10 मैचेस कोई प्लेयर खेल चुका है, 2 सीजन खेल चुका है, तो फिर वो नो मोर इमर्जिंग में नहीं रहेगा, इस वजह से सिल्वर में खेलेंगे। बेसिकली बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने पिछले जो पीएसएल गई थी इनकी, उसमें 5 मैचेस में इन्होंने 6 आउट किए थे। 8.42 की इकोनॉमी थी, थोड़े से एक्सपेंसिव बॉलर है। T20 के हिसाब से इनको थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी। अभी तक सिंपल बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे यॉर्कर्स हैं, अच्छा फास्ट बॉलर है, मगर स्लोअर वंस या बैक ऑफ द हैंड या स्लो बाउंसर उस तरह की थोड़ा इनके सा पास बहुत अनलकी भी ज्यादा अभी रहा तक है, वो नहीं है। थोड़ा सा तो आईसीसी आप अनलकी भी हो रहा है विद इंजरीज। अचानक, अच्छा विद द इंजरी, हाँ इनके इनके इंजरी वाले मसले भी रहे हैं, मगर ये कि लाहौर के अंदर में भी इनकी जगह, क्योंकि लाहौर के अंदर में फास्ट बॉलिंग के पहले इतने ज्यादा बॉलर्स हैं, तो इनकी जगह बनानी भी जरा मुश्किल होगी। बेंच के ऊपर हो सकता है जाएंगे। सारे प्लेयर्स तो कर लिए फराज। मैं स्ट्रेंथ वीकनेस और जल्दी से अपनी रेटिंग दे देता हूँ ओवर गोइंग बिफोर टू हसीब। तो स्ट्रेंथ यार लाहौर की, अगर स्ट्रेंथ वीकनेस की बात की जाए, लाहौर की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है। आपके पास 3 प्लैटिनम लेवल बॉलर्स है, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके पास 3 के 3 प्लैटिनम लेवल बॉलर्स हों। 3 प्लैटिनम आपके जो हैं लाहौर के बॉलर्स हैं, तो लिहाजा लाहौर की बॉलिंग इज देयर स्ट्रेंथ। सारी दुनिया कह रही है बॉलर विन यू टूर्नामेंट्स, बैटिंग विन यू मैचेस, मगर बात यह है कि पिछले साल इन तीनों के होते हुए लाहौर के अंदर टूर्नामेंट से बाहर हुई है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपके पास बैटिंग में डेप्थ नहीं होगी, ठीक है बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं, आकिब जवेद हमेशा से बॉलर्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मगर उनको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक आपका टीम कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, बैट्समैन स्कोर नहीं करके देंगे, तो बॉलर्स बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लाहौर की बैटिंग इस दफा अच्छी है, मगर उसमें ज्यादा बड़े नाम नहीं है। कोई एक बड़ा प्लेयर लाहौर की बैटिंग में इस दफा कोई भी नहीं है। तो अब फखर जमान को जमान से उम्मीदें लगानी चाहिए, साल्ट से उम्मीदें लगानी चाहिए। तो इसी वजह से जो वीकनेस है वो लाहौर की ये है कि इनके बैट्समैन कुछ फॉर्म में नहीं है। मोहम्मद हफीज और हैरी ब्रूक जो हैं काफी आउट ऑफ फॉर्म है। लाहौर की बैटिंग हो सकता है थोड़ी सी रॉ जाए। डीन फॉक्सट्रॉट का नाम दुनिया को ज्यादातर नहीं पता, तो इनकी बैटिंग के जो बैट्समैनों की फॉर्म है वो लाहौर की वीकनेस साबित हो सकती है। रेटिंग की बात की जाए टॉप 3 या बॉटम 3, एक्यूरेट रेटिंग तो हम आपको पता है कि टूर्नामेंट से पहले देती हैं। आई वुड से बॉटम 3, क्योंकि बैट्समैन जो है इनके थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है। ओवर टू हसीब। हसीब, आप स्ट्रेंथ वीकनेस और अपनी बताना चाहें रेटिंग। नहीं, आप स्ट्रेंथ वीकनेस आई एग्री दैट्स द सेम। वीकनेस अगेन मुझे थोड़ा सा इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा कमजोर लगता है, इवन दो वीजा इज देयर जो कि आके थोड़ी सी फिनिश कर सकते हैं, बट यू स्टिल नीड समवन टू बैट द मिडिल ओवर्स। तो वो मिडिल ओवर्स बैटिंग में थोड़ा सा मुझे वो लगता है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो एक एंकर का रोल कर सकते हैं, आगे तक जा सकते हैं। कामरान गुलाम से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, बट वही बात है कि वो पोटेंशियल आपको डोमेस्टिक में जो नज़र आता है वो रियलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो और इस वक्त जो है we are putting a lot of onus on these guys who haven't really been exposed to these situations in the past. तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, बट अगर ये चल गए तो it's gonna be लाहौर फाइनल तक जा सकता है। मगर वही बात है ना, हसीब के इनके बैट्समैन अनटेस्टेड हैं। काम गुलाम भी टेस्ट नहीं हुए इस लेवल के ऊपर, Exactly, मैं यही अब्दुल्ला बात शफीक भी कर नहीं रहा हूँ। हुए, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट भी नहीं हुए, हैरी ब्रूक भी नहीं हुए, और फिर हफीज की फॉर्म भी पुअर है, जिसकी वजह से बैटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। तो लेट्स सी के जी, दे विल प्रूव। अगर रेटिंग आप क्या दोगे? मैंने तो बॉटम 3 पे दी है फिलहाल, आप क्या दोगे? नहीं, आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू बी इन द टॉप 3, बट बात वही है कि मेरे लिए अभी इस वक्त देना इसलिए मुश्किल है जाकिर भाई, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस बाकी टीमों का नहीं किया हुआ। जब तक मैं उनको नहीं कर लेता उस वक्त तक मैं ये नहीं बता सकता कि कह सकता कि भाई ये बॉटम 3 एट दिस पॉइंट इन टाइम। आई थिंक दे विल बी इन द मिडल समवेयर। दे कुड आइदर बी टॉप 3 और 3 और 4 के दरमियान जो है ये कहीं हो सकते हैं फिलहाल। साकिब भाई जो है, साकिब भाई सेफ खेल रहे साकिब हैं, भाई मतलब जो है ना अपनी अभी वो अपनी खेल टीम रहे को हैं, जो है नीचे रखो उम्मीदें नीचे रखो, आगे आगे तो फिर हल। बिल्कुल बिल्कुल। खैर नहीं, तो लेकिन खैर साकिब भाई, हसीब बड़े अरसे बाद हम तीनों ने जो है कोर टीम ने बैठ के शो किया, तो बड़ा मजा आया बड़े अरसे बाद। और मजीद जो है वो हमारे शो इंशाल्लाह होते रहेंगे बेस्ड ऑन
availability of our members, inshallah. So it was a good show, I think, and I hope everybody watching you आप लोगों ने enjoy किया होगा. और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि PSL ही हमारी जो है वो रोटी रोजी है, समझ लें इस शो की. तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट कि आपके हिसाब से क्या एग्रीमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स हैं इन प्लेयर्स को लेके, स्ट्रेंथ्स वीकनेस उन्होंने हसीब ने और साकिब भाई ने दी. ऑल्सो प्रेडिक्शंस वेयर यू थिंक लाहौर विल फिनिश अप. Or thank you so much for watching, Haseeb. Thank you so much for coming on again. Saqib bhai, thank you for your analysis as well. और फिर अगले शो में मुलाकात होगी आप लोगों से. And everybody, thank you for watching. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. हाफिज.